अध्याय 11 परिवर्तन और विकास। लुओ हाओ पर एक नजर डालने के बाद और ये देखकर कि उसका शियाओवू को अनुशासित करने का कोई इरादा नहीं था, वांग शीन और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा, फिर शियाओवू की ओर देखा और दबी आवाज में सहमति व्यक्त की। बहुत अच्छा, छुट्टी मिल गई। कार्य अध्ययन के छात्रों को अपने अपने काम करने के लिए इधर उधर जाते देख जियाओवू ने अपना अधिकार जताते हुए और शांत होकर उत्सुकता से लुओ हाओ की ओर देखा। कुछ पल की झिझक के बाद वह खुशी खुशी लुओ हाओ के बिस्तर के किनारे की ओर भागी और अपना सामान उस पर फेंक दिया। तुम में से तांग सान कौन है? मैं शिक्षक हूँ। स्कूल की वर्दी पहने एक शिक्षक को अपना नाम पुकारते देख तांग सान थोड़ा हैरान तो हुआ, लेकिन उसने जवाब दिया और आगे बढ़ गया। ये रजाई ग्रैंडमास्टर ने आपको दी है, साथ ही आप नए कार्य अध्ययन छात्र हैं। अब से आप दोनों नोडिंग अकादमी के बगीचे की स्वच्छता के लिए जिम्मेदार होंगे। शिक्षक ने पहले तांग सान पर एक नजर डाली, उसे रजाई थमा दी और फिर छात्रावास में चारों ओर देखा। लुओ हाओ के स्पिरिट हॉल से संबंध के बारे में जानते हुए उन्होंने स्वाभाविक रूप से उसे अनदेखा कर दिया और सीधे शियाओवू की ओर इशारा किया। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो वांग शीन से पूछें। ठीक है, बस इतना ही। कक्षाएं कल से आधिकारिक तौर पर शुरू हो रही हैं, देर मत करना। शिक्षक के जाने के बाद पहले शांत रहने वाला छात्रावास तुरंत ही चहल पहल से भर गया। क्या वे यहाँ रजाई नहीं देते? शियाओवू ने अपने बिस्तर पर बिछी रजाई और तांगसान के हाथों में मौजूद नई रजाई को देखा और कुछ असहजता से पूछा। ये सुनकर वांग शीन और उनके साथियों की आंखें तुरंत चमक उठी और उन्होंने अपने अपने रजाई निकाल लिए, मानो वे कोई खजाना भेंट कर रहे हों। बहन शियाओवू, मेरा वाला इस्तेमाल करो। बहन शियाओवू, आप मेरी वाली इस्तेमाल कर सकती हैं। डॉट डॉट डॉट। वांग शीन के हाथों में गंदे रजाइयों को देखकर शियाओवू के चेहरे पर एक अजीब लेकिन विनम्र मुस्कान अपने आप आ गई। वह थोड़ा पीछे हटी और बिस्तर के किनारे से टकरा गई। अपने बिस्तर पर बिछी एकदम नई रजाई को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। वह रजाई मूल रूप से लिटिल सैम के लिए तैयार की गई थी, लेकिन चूंकि लिटिल सैम के पास पहले से ही एक रजाई है, इसलिए मैं इसे आपको दे दूंगी। आंखें बंद करके ध्यान कर रहे लुओ हाओ ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और धीरे से बोले। उनकी हीरे जैसी तीक्ष्ण आंखें इतनी तेज थीं कि शियाओवू को थोड़ी असहजता महसूस हुई। लुओ हाओ की बातें सुनकर शियाओवू इतनी खुश हुई कि वह जोर से जयकार करना चाहती थी, लेकिन लुओ हाओ की निगाहों के दबाव में उसने अपनी खुशी को दबा लिया। धन्यवाद बॉस। विनम्रतापूर्वक धन्यवाद देने के बाद जियाओवू ने अपनी निकटता दिखाने के लिए अपना बिस्तर लुओ हाओ के बिस्तर के करीब खींच लिया। दूर से अपनी रजाई को थामे हुए और लुओ हाओ और शियाओवू के बीच की बातचीत को देखते हुए तांगसान ने अपने सीने को एक उदासी के साथ छुआ, मानो उसका दिल खाली हो गया हो, मानो कुछ कमी रह गई हो। आंखें बंद करके बिस्तर पर बैठे हुए लुओ हाओ, जिसकी पलकों से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी, मन ही मन मुस्कुराया। छोटे खरगोश उठो। कितना जबरदस्त दबाव था। बॉस के चेहरे के हाव भाव ने मुझे इतना डरा क्यों दिया कि मैं विरोध करने की क्षमता ही खो बैठा। 1,00,000 वर्षों की साधना कर चुकी और पुनः साधना करने का विकल्प चुनने वाली आत्मा प्राणी के रूप में जियाओवू ने सोचा कि तार्किक रूप से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो उसे इतना भयभीत कर दे कि वह अपनी लड़ने की क्षमता खो दे। अपने 1,00,000 वर्षों के लंबे जीवन में अपनी मां की सुरक्षा के बावजूद एक शक्तिशाली सॉफ्ट बोन्स रैबिट के रूप में जियाओवू ने स्वयं अनगिनत खतरों का सामना किया था। 2 शक्तिशाली कौशल, टेलीपोर्टेशन और पैरागन गोल्डन बॉडी से लैस एक सॉफ्ट बोन्स रैबिट होने के नाते वह वास्तव में उतनी कमजोर छोटी खरगोश नहीं थी जितनी वह दिखती थी। काफी देर तक बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे सोचने के बाद जियाओवू ने इन विचारों को एक तरफ रख दिया और बाद में उन पर विचार करने की योजना बनाई। डॉट डॉट डॉट। नोडिंग शहर के बाहरी इलाके में स्थित गहरे पहाड़ों पर। हालांकि यह एक घना पहाड़ी जंगल था, लेकिन अगर ये उनके पिछले जीवन में होता तो ये दुनिया के शीर्ष प्राचीन भूदृश्यों में से एक होता। हालांकि चूंकि यह नोडिंग शहर के पास स्थित था, इसलिए पहाड़ पर मौजूद स्पिरिट बीस्ट को स्पिरिट हॉल के स्पिरिट मास्टर्स द्वारा पहले ही हटा दिया गया था। आजकल पहाड़ पर खेती का उच्चतम स्तर केवल 700 वर्ष पुराने स्लाइम का था। लुओ हाओ अब इस पर्वत शिखर के सबसे ऊंचे स्थान पर एक विशाल चिकने पत्थर पर पालथी मारकर बैठा था। स्पिरिट रिंग संघनन विधि संघनित करें। लुओ हाओ के मन में एक हल्की सी चीख के बाद बिजली की चमक और उसके ऊपर से निकलती बिजली की लिपटों के साथ एक चमकदार पीला प्रकाश का गोला तुरंत लुओ हाओ के हाथ में एक पीले रंग की 100 साल पुरानी आत्मा की अंगूठी में बदल गया। हालांकि इस स्पिरिट रिंग कंडेंसेशन मेथड के माध्यम से संघनित किया गया था, लेकिन चूंकि प्रकाश के गोले में परम प्रकाश और परम वज्र के दोहरे गुण थे जिन्हें डोलवो महाद्वीप की इस दुनिया में शीर्ष स्तर का माना जा सकता है, इसलिए प्रारंभिक अवशोषण सुचारू रूप से नहीं हुआ। एजो स्काई रॉक, अधिकार करो। लुओ हाओ के पीछे से एक दिव्य पक्षी का सुनहरा रूप प्रकट हुआ और उसे मजबूती से घेर लिया। उसके पीठ से आगे की ओर सुनहरे पंखों की एक जोड़ी फैली हुई थी जो एक अर्धवृत्त बना रही थी और लुओ हाओ के दोनों किनारों को मजबूती से सुरक्षित कर रही थी। पतले सुगठित हाथों की एक जोड़ी भयंकर पंजों में बदल गई और धातु की तरह पंखों के टुकड़े लुओ हाओ के शरीर की सतह पर प्रकट हुए, जिससे एक कवच का निर्माण हुआ। अंत में लुओ हाओ की कनपटी और सिर के ऊपरी हिस्से से लंबे पतले पंख निकले जो सुनहरे बालों की लिटों की तरह हवा में तैर रहे थे। एजो स्काई रॉक ने एक तीखी चीख निकाली, अपने सामने मौजूद 100 साल पुराने स्पिरिट रिंग पर तिरस्कार भरी नजर डाली, अपना मुंह खोला, उसे सीधे निगल लिया, फिर चक्कर लगाते हुए गोता लगाया और लुओ हाओ के शरीर में विलीन हो गया। यह आ रहा है। अपनी सांस रोककर और ध्यान केंद्रित करते हुए नौयांग दिव्य कला का चुपचाप अभ्यास कर रहे लुओ हाओ ने मन ही मन कुछ कहा। अचानक लुओ हाओ के शरीर के भीतर से एक प्रचंड सुनहरी बिजली फूट पड़ी।
गर्म गहरे लाल रंग की नौयान दिव्य शक्ति उनके भीतर फूट पड़ी, उनके दांत्यान से उनके पूरे शरीर में एक बार के द्वार के खुलने की तरह प्रवाहित हुई और सीधे उसे दबा दिया। फिर लुओ हाओ के शरीर के भीतर लाल सुनहरे रंग की नौयान आंतरिक ऊर्जा और चमकदार सुनहरी पवित्र वज्र कई बार टकराई, उसकी नसों को युद्ध क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल करते हुए सीधे एक बहुत ही विशाल आंतरिक ऊर्जा में विलीन हो गई। ये देखकर लुओ हाओ समझ गया कि आत्मा के छल्ले को सोखने की यह प्रक्रिया सफल रही। उसने ध्यान से बाहर आने और गहरी सांस छोड़ने से पहले चुपचाप नौयान दिव्य कला का एक और चक्र किया। अब जैसे जैसे लुओ हाओ की शक्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे प्रत्येक साधना सत्र के दौरान उसके शरीर पर नौयान दिव्य कला का सुदृढ़ीकरण प्रभाव भी उत्तरोत्तर अधिक शक्तिशाली होता गया। इससे उनकी खूबसूरती, जो उनकी आध्यात्मिक जागृति के कारण बाहरी लोगों की नजरों में पहले ही काफी बढ़ चुकी थी, एक बार फिर से आसमान छू गई। अब लुओ हाओ को एक अद्वितीय, सुरुचिपूर्ण युवा सज्जन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। सिस्टम पैनल खोलो। मेजबान लुओ हाओ। लॉटरी जीतने के शेष मौके 22। आत्मा ब्लू सिल्वर ग्रास 0 रिंग कुंज 0 रिंग पेंट 2 रिंग। आध्यात्मिक शक्ति स्तर 30। कौशल नौयान दिव्य कला लव 4। मैजिक रिलीज 8 संशोधित। ब्लडलाइन एक्सट्रैक्शन तकनीक लव 2। स्पिरिट रिंग संघनन विधि लव 3। वस्तुएं सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोप, दर्द का मुखौटा, अजय भेदन, दावशास्त्र, पहियों का सागर। 2 साल के विकास के बाद लुओ हाओ की ताकत अब इतनी बढ़ गई थी कि हालांकि वह सीधे तांग हाओ का सामना नहीं कर सकता था, फिर भी तांग हाओ के हाथों से बच निकलना उसके लिए आसान होता। आप कहते हैं कि तांग हाओ का 9 वलय विस्फोट किसी देवता के प्रहार के बराबर है। मैं पूरी रफ्तार से, ध्वनि की गति से 10 गुना तेज गलुग्रह से निकल जाऊंगा। जाओ, हवा में उड़ो और धूल चाटो। पिछले 2 वर्षों में लुओ हाओ की आध्यात्मिक शक्ति 30वें स्तर तक बढ़ गए और सिस्टम से वार्षिक लॉटरी का मौका मिलने के बाद उसके पास 32 मौके होने चाहिए थे। हालांकि बेहतर साधना के लिए लुओ हाओ ने सीधे 10 बार खींचने का प्रयास किया। दुर्भाग्य से ऐसा प्रतीत हुआ कि पिछली बार उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, जिसके परिणामस्वरूप नीले आसमान और सफेद बादलों के अलावा कुछ नहीं मिला। गारंटीशुदा बैंगनी वस्तु केवल एक गोली बनाने की विधि थी। अब जबकि लुओ हाओ की आध्यात्मिक शक्ति 30वें स्तर पर पहुंच चुकी थी, इसलिए इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता था। लुओ हाओ ने बड़ी मुश्किल से अपना दूसरा स्पिरिट रिंग बनाया था। सौभाग्य से कुनपेंग मार्शल सोल के अंतर्निहित असाधारण गुणों, लुओ हाओ की अपनी प्रतिभा और 9 यान डिवाइन आर्ट की मदद से उन्होंने इस महाद्वीप के उस नियम को तोड़ दिया था जिसके अनुसार आगे बढ़ने के लिए स्पिरिट रिंग की आवश्यकता होती थी। हालांकि इसकी कीमत ये थी कि लुओ हाओ के पास इन सभी वर्षों में कभी भी अतिरिक्त धन नहीं रहा। स्पिरिट हॉल से मिलने वाली सब्सिडी को इकट्ठा करने के बाद वह हमेशा उसे औषधीय स्नान के लिए जड़ी बूटियां खरीदने के अथाह खर्चे में लगा देता था। आमतौर पर खेती करने के अलावा वह उपयुक्त औषधीय जड़ी बूटियों की तलाश में गहरे पहाड़ी जंगलों में घूमता रहता था। ट्रिलॉजी वर्ल्ड की अधिक खाओ, अधिक बढ़ो विशेषता के साथ और शक्ति के माध्यम से दाव को साबित करने के लिए भारी मात्रा में संसाधनों का संचय करते हुए वह बिना किसी स्पिरिट रिंग के अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सीधे लेवल 30 तक पहुंचाने में कामयाब रहा था। 9 यान डिवाइन आर्ट का अभ्यास 4थे स्तर तक हो चुका था और वह बहुत जल्द 5वें स्तर तक भी पहुंच सकता था। Chapter 12 Lightwing Consecutive Slash. Looking at the 2 yellow spirit rings floating around him, his first spirit ring was about 500 years old, the heart-piercing feather blade. The fusion of the heart-piercing feather blade skill in a 400-year-old Saint Spirit Crow spirit ring was something Luo Hao had killed and absorbed using the ring condensation method under the guidance of a spirit hall deacon. After merging with the equipment Mask of Pain, he could fire up to 560 arrows in a rain each time. Each arrow would cause an explosion upon hitting an enemy, dealing extra damage equal to 5% of the enemy's current health 10 cooldown. At the same time, it would inflict pain like 10,000 swords piercing the heart, with each attack causing a 5% armor reduction and a 5% increase in elemental damage taken. Stackable up to 60%. As for the second spirit ring, it was the 999-year ring he had just condensed, formed from the golden holy dragon souls that had taken Luo Hao over a year to obtain. It came with the spirit abilities Lightwing Consecutive Slash Ultimate Light and Extreme Yang Lightning Ultimate Lightning unavailable. Activating the skill would grant a 100% boost to all attributes, along with powerful light element resistance and affinity. He could use his wings to release consecutive powerful light element slashes or a single, even more powerful slash after a short charge. The spirit ability could also be condensed without being released, gathering on his hands and wings to grant powerful melee capabilities. Additionally, in the Lightwing Consecutive Slash state, his feathers could condense into 2 plume swords. Luo Hao looked at the information of his 2 spirit rings with an excited expression. With these 2 rings and his own strength, one could say that an ordinary spirit saint would not even be a match for him in a single bout. If he so desired, he could take anyone's head on the continent right now, only Qian Liu had a slight chance of catching up to him. मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा आराम करूंगा। लुओ हाओ खड़ा हुआ, अपने पंख फैलाए और आकाश की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि स्पिरिट रिंग को संघनित और अवशोषित करना उसके लिए मुश्किल नहीं था। इस प्रक्रिया के दौरान उसने काफी मात्रा में मानसिक ऊर्जा खर्च कर दी थी, जो अवशोषण पूरा होने के बाद उस पर एक साथ हावी हो गई। मानसिक थकावट महसूस करते हुए लुओ हाओ के पास दोपहर में तीसरी आत्मा की अंगूठी को संघनित करने की अपनी योजना को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हेलो बड़े भाई, क्या आप आज इतनी जल्दी वापस आ गए? शाओबू ने लुओ हाओ को देखा, जो सूरज डूबने से पहले ही लौट आया था, और थोड़ा आश्चर्यचकित होते हुए मुस्कुराते हुए उसके पास पहुंचा।
शाओ वो इस बात से भली भांति परिचित थी कि उसका छात्रावास प्रमुख और कंजूस बड़ा भाई कितना मेहनती था। सुबह की कक्षाओं के बाद हर रोज लुओ हाओ बाहर जाकर साधना करने के लिए जगह ढूंढता था, जबकि वह खेलती थी और लिटिल सैंड भट्टी पर काम करती थी। इस हद तक कि उसने वास्तव में उसे और लिटिल सैंड को पीछे छोड़ दिया था, जिनके पास जन्मजात पूर्ण आध्यात्मिक शक्ति थी। हालांकि उसने 5वें स्तर की जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति से शुरुआत की थी और 18वें स्तर की आध्यात्मिक शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा था। जहां तक लुओ हाओ को बड़ा भाई कहने की बात है, तो इसका कारण स्वाभाविक रूप से यही था कि अकादमी में लुओ हाओ उसकी रक्षा करता था। हालांकि कभी कभी बातचीत के दौरान लुओ हाओ की ऊर्जा से वह दब जाती थी, लेकिन शियाओ की नज़र में लुओ हाओ निसंदेह एक अच्छा इंसान था। इसके अलावा लुओ हाओ और लिटिल सैन के साथ सेंट स्पिरिट विलेज लौटने के बाद लिटिल सैन ने बेशर्मी से ये दावा किया कि वह उसकी छोटी बहन है। जब लुओ हाओ को इस बारे में पता चला तो उसने सुझाव दिया कि वे और भी करीब आ जाएं और शियाओ उसे बड़ा भाई कहकर बुलाए। यह उसके और उसके बचपन के दोस्त लुओ हाओ के बीच निसंदेह आसान था, जिसके साथ पूरे स्कूल में उसका सबसे अच्छा रिश्ता था। थोड़ी सी झिझक के बाद उसने आखिरकार सहमति दे दी। लिटिल सैन के बारे में क्या? आखिर वो कौन है? हालांकि शाओ लुओ हाओ के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों से बेहद खुश थी, इस हद तक कि उसकी सामान्य हरकतें थोड़ी अधिक अंतरंग हो गईं। लेकिन जब लिटिल सैन ने उसे लुओ हाओ को बड़ा भाई कहते हुए सुना तो उसके चेहरे पर जो उदास, यहाँ तक कि दिल टूटा हुआ भाव था, उसे उसने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार तानसान की दो दुनियाओं में फैले जीवन में हालांकि शियाओ अभी भी युवा थी, लेकिन वह निसंदेह सबसे खूबसूरत महिला थी जिसे उसने अपने सीमित अनुभव में कभी देखा था। बात इतनी बढ़ गई थी कि अनजाने में ही उसके मन में उसके लिए कुछ भावनाएं विकसित हो गई थी, जिनके बारे में उसे खुद भी पता नहीं था, या शायद उसे पता था। लेकिन अपने पिता को खोने और किसी रिश्तेदार की याद में तड़पने की वजह से उसने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। हाँ, आज मुझे एक बड़ी सफलता मिली, इसलिए मैं जल्दी वापस आ गया। शाओ को देखते ही लुओ हाओ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने प्यार से उसके लंबे काले और खूबसूरत बिच्छू नुमा बालों को सहलाया और उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ कि उसका चेहरा कितना कोमल हो गया था। कथानक की जानकारी होने के तीव्र दबाव में कड़ी मेहनत करने के कारण यह अनोखा छोटा खरगोश अनजाने में ही लुओ हाओ के दिल में जगह बना चुका था। जैसे जैसे उसे धीरे धीरे इस बात का एहसास हुआ, लुओ हाओ अपने मन में लिटिल सैन से केवल माफी मांग सका। मैं ये मसालेदार खरगोश का सिर अपने लिए ले जा रहा हूँ। हालांकि उसका इरादा कभी भी लिटिल सैन के लिए उसे छोड़ने का नहीं था, फिर भी लुओ हाओ को ऐसा करने के बाद थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। उसने शुरू में उसे अपने साथ ले जाने की योजना इसलिए बनाई थी क्योंकि वह नहीं चाहता था कि शियाओ तानसान की ताकत बढ़ाने के लिए खुद को कुर्बान कर दे। अब वह ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे सचमुच इस अनोखी छोटी लड़की से लगाव हो गया था और वह नहीं चाहता था कि वह व्यर्थ में खुद को कुर्बान कर दे। डॉलू श्रृंखला के नायकों की कहानियों में हमेशा कुछ अजीबोगरीब पहलू देखने को मिलते हैं, जैसे कि अपनी पत्नियों की बलि देना। इसलिए अब लुओ हाओ ऐसा होने नहीं देगा। अगर बलिदान देना भी पड़े तो वह तानसान के लिए नहीं होगा। कोई बड़ी सफलता। बिग ब्रदर, क्या आप 19वें स्तर पर हैं? शाओ विश्वास से लुओ हाओ को घूर रहा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी साधना की गति इतनी तेज होगी। सिर्फ 2 साल में लेवल 5 की सहज आध्यात्मिक शक्ति से लेवल 19 तक पहुंचने का क्या मतलब था? ये प्रतिवर्ष औसतन 7 स्तर थे, जबकि मूल कहानी में ज़ियाओ और तानसान स्नातक होने तक केवल 29वें स्तर पर ही थे। हाँ, तुम्हारी प्रतिभा मुझसे बेहतर है। अगर तुम खेलने में लगने वाले समय को साधना में लगाते तो तुम्हारी साधना बहुत पहले ही मुझसे आगे निकल गई होती। लुओ हाओ ने उसके सिर पर लगे खरगोश के कान वाले सजावटी सामान को सहलाते हुए उस पर प्यार बरसाया और अपना हाथ उसके कंधे पर रखकर छात्रावास में चला गया। शाओ मन ही मन बड़बड़ाया, क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह राक्षस है? शाओ को अंदर ही अंदर पता था कि चाहे वह हर दिन कितनी भी मेहनत करे, वह 19वें स्तर तक नहीं पहुंच पाएगी। हालांकि मनुष्य स्पिरिट बीस्ट की तुलना में तेजी से साधना करते हैं, फिर भी 2 साल में 9 स्तर की आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करना असंभव था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मनुष्य की आत्मा और शरीर इतने नाजुक होते हैं कि वे लंबे समय तक साधना करने से होने वाली थकावट और बोझ को सहन नहीं कर पाते। लुओ हाओ के लिए स्पिरिट रिंग प्राप्त करने से पहले भी वह अपनी शक्तिशाली आत्मा से उसे वश में कर सकता था और उसकी शारीरिक क्षमताएं निसंदेह एक राक्षस जैसी थी। तो यातना के रूप में वर्णित की जा सकने वाली साधना के माध्यम से इसे हासिल करने पर ज़ियाओ बिल्कुल भी ठीक है, वह फिर भी थोड़ी हैरान थी। चलो चलते हैं, आज रात में तुम्हें डिनर पर ले जाऊं तो कैसा रहेगा? लुओ हाओ जो महसूस कर रहा था कि उसे खरगोश को सहलाने की थोड़ी लत लग रही है, शियाओ के बालों को लापरवाही से सहलाते हुए उसकी ओर घूर रही उन बड़ी रूठी हुई असंतुष्ट आंखों को अनदेखा कर दिया और विषय बदलने की कोशिश की। वाह, आज मैं पूरा भुना हुआ मेमना खाना चाहती हूँ। खुशी से उछलते हुए शाओ को देखकर लुओ हाओ भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हालांकि वह एक छोटी खरगोश थी, लेकिन आखिरकार वह 1 लाख साल पुरानी आत्मा प्राणी थी। वह सिर्फ सब्जियां खाने वाली नहीं थी। जब लुओ हाओ ने औषधीय स्नान शुरू नहीं किया था और उसके पास कुछ बचत थी, तब वह उसे नोर्डिंग शहर की कुछ रेस्तरां में ले गया था, लेकिन कुछ ही व्यंजन उसे संतुष्ट कर पाते थे। इनमें से 10 साल के आध्यात्मिक पशु सुनहरे बालों वाली भेड़ से विशेष रूप से तैयार किया गया पूरा भुना हुआ मेमना सबसे महंगा था। अध्याय 13, मैं और भी मजबूत बनूंगा। असल में एक लेवल 30 स्पिरिट एडर होने के नाते लुओ हाओ को स्पिरिट हॉल द्वारा वितरित की जाने वाली मामूली रकम की स्वाभाविक रूप से परवाह नहीं होगी।
अपने दैनिक जीवन में वह लगभग कभी भी खुद के साथ दुर्व्यवहार नहीं करता था, लिटिल सैम के विपरीत, जो अभी भी अपने पैसे बचाकर रखता था। इसलिए हालांकि वह ये नहीं कह सकता था कि औषधीय स्नान बंद होने से पहले वह तंग बजट पर जीवन यापन कर रहा था, लेकिन वह शियाओवू के साथ पहले की तरह अक्सर बाहर नहीं जाता था। अब चूंकि वो हाव के साथ बाहर जाना उसके लिए दुर्लभ हो गया था, इसलिए शियाओवू स्वाभाविक रूप से ठीक से तैयार होना चाहती थी। वह अपनी सेहत सुधारने के लिए अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया। साथ ही साथ उसने पहले से ही प्राप्त की हुई ब्लू सिल्वर सम्राट वंश की शक्ति को और निखारने का प्रयास किया। आखिरकार लिटिल सैम की लेवल 10 जो स्पिरिट मास्टर के रूप में साधना को देखते हुए ईमानदारी से कहे तो लुओ हाव ने इस स्तर के ब्लू सिल्वर सम्राट वंश के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। क्या ट्रू सेवरल थाउजेंड हैंड्स काफी अच्छा नहीं था, या डीप फॉरेस्ट ब्लूम इसके लायक नहीं था? महज एक नीला चांदी का सम्राट। अगर यह बात न होती कि इससे ब्लू सिल्वर ग्रास की स्थिति में काफी सुधार हो सकता है, ब्लू सिल्वर ग्रास का स्तर सीधे बढ़ सकता है और साथ ही तानसान कमजोर हो सकता है, तो लुओ हाव इस पर समय बर्बाद नहीं करता। सौभाग्य से लुओ हाव का एज और स्काईरॉक प्रारंभिक चरणों में स्पिरिट को तानसान की ब्लू सिल्वर ग्रास पर अतुलनीय बढ़त हासिल थी। उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास स्पिरिट ही असल में मैच के अंतिम क्षणों में एक शक्तिशाली टीम साबित हुई। जब तक लुओ हाव एक उपाधि प्राप्त डॉलुओ के रूप में 90वें स्तर पर पहुंचा, तब तक वह अपने नीले चांदी के घास से डरने लगा था। आत्मा शायद आध्यात्मिक शक्ति से पोषित होकर 1 लाख वर्ष पुराने नीले चांदी के सम्राट को भी कुचल सकती है। अपने मन में हरे रंग के अर्धवलयाकार आकृति को थोड़ा सिकुड़ते और अधिक ठोस होते हुए देखकर लुओ हाव ने अपनी चेतना को अपने मन से बाहर निकाल लिया। क्योंकि पिछले 2 वर्षों में उनका मुख्य लक्ष्य हमेशा यूशियाओगा का गोल्डन सेक्रेड ड्रैगन स्रोत रहा है, इसलिए तानसान की ब्लू सिल्वर सम्राट वंश के संबंध में उनकी प्रगति स्वाभाविक रूप से धीमी हो गई थी। हालांकि छात्रावास में सहपाठी होने के नाते लुओ हाव को तान हाव की उपस्थिति के प्रति सचेत रहना पड़ता था और उसने खुलकर कुछ नहीं किया था। सौभाग्यवश लुओ हाव की स्थिति तानसान के बहुत करीब थी और सक्रिय होने पर ब्लडलाइन एक्सट्रैक्शन तकनीक पूरी तरह से शांत रही। ये किसी दूसरे स्रोत को अगोचर रूप से अवशोषित कर सकता है। बेशक अगर अवशोषित स्रोत ने लक्ष्य को प्रभावित किया, जिससे उन्हें कमजोरी या अन्य नकारात्मक अवस्थाओं का एहसास हुआ और इस तरह उन्हें इसका पता चला, तो वे उनके बीच के कमजोर संबंध का अनुसरण करके उसे ढूंढ सकते हैं। लेकिन यू शियाओगांग एक लेवल 29 स्पिरिट ग्रैंडमास्टर जिसकी आध्यात्मिक शक्ति अपने जीवनकाल में कभी भी लेवल 30 से ऊपर नहीं जा सकी, एक बंजर भूमि जिसकी नीली बिजली के अत्याचारी ड्रैगन की वास्तविक ड्रैगन आत्मा एक नीली बिजली के अत्याचारी सुअर में परिवर्तित हो गई है, आखिर क्या खोज सकती है? यू शियाओगांग giving_up.jpg। और तानसान तो उससे भी कहीं ज्यादा ऐसा था। ब्लू सिल्वर सम्राट वंश के जागृत होने से पहले लेवल 10 जोड़ की आध्यात्मिक शक्ति के साथ आत्मा वास्तव में केवल ब्लू सिल्वर घास थी। धतूरा सांप की कठोरता और विषाक्तता को अवशोषित करने के बाद भी यह उतना शक्तिशाली नहीं था। सोल मास्टर टूर्नामेंट के दौरान ब्लू सिल्वर ग्रास की अंतर्निहित कमजोरी के कारण धोखे के बावजूद भी स्पिरिट की मानसिकता दूसरों द्वारा कुचल दी गई थी। अंततः गबूबो के संरक्षण में ही उसे ब्लू सिल्वर ग्रास के लिए आत्मविश्वास और उम्मीदें मिली। कहते हैं कि गिरी हुई फीनिक्स मुर्गी से भी बदतर होती है, ये संकटग्रस्त ब्लू सिल्वर सम्राट तो बस ब्लू सिल्वर ग्रास थी। शाओवू, क्या तुम तैयार हो? जल्दी करो। समय देखते हुए लुओ हाव, जिसने अपने वंश की शुद्धता बढ़ाने के लिए दैनिक कार्य पूरा कर लिया था, ने शियाओवू के तंबू के अंदर अनिश्चित रूप से इधर उधर घूम रही धुंधली आकृति को देखा। 1 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद लुओ हाव का चेहरा निराशा से भर गया। मैं आ रहा हूँ, मुझे जल्दी मत करो, देखो मैं तैयार हूँ। शाओवू को अपनी नीली स्कूल यूनिफॉर्म की जगह गुलाबी ड्रेस पहने देखकर लुओ हाव की आंखों में आश्चर्य की एक झलक स्वाभाविक रूप से दिखाई दी। हालांकि मूल कृति में जैसी दिखती थी वैसा दिखने में अभी 4 साल का विकास बाकी था, लेकिन शाओवू पहले से ही एक दुर्लभ सुंदरता की राह पर थी। बात बस इतनी सी थी कि स्कूल में लुओ हाव की वजह से उसे उसकी प्रेमिका माना जाता था, इसलिए कोई भी उससे अपने प्यार का इजहार करने के लिए आगे नहीं आता था। आखिरकार लुओ हाव ने ताकत और खूबसूरती दोनों में उन्हें पछाड़ दिया। वही नोर्डेम अकादमी का असली शासक था। नोर्डेम शहर के नगर प्रमुख का पुत्र भी उसका चमचा था। चाहे दूसरे लोग उससे कितनी भी ईर्ष्या करते हो, वे अपने विचारों को मन ही मन दबाकर ही रख सकते थे। बड़े भाई, क्या मैं इसमें अच्छा दिख रहा हूँ? शाओवू पर्दे के पीछे से बाहर निकली और लुओ हाव के सामने घूम गई। गुलाबी कपड़ा शियाओवू के पहले से ही सुडौल शरीर को और भी आकर्षक बना रहा था। पोशाक के विभिन्न हिस्सों पर रत्नों और क्रिस्टल जैसी कई सजावटें जड़ी हुई थी और गुलाबी पंखुड़ी जैसी किनारी धीरे धीरे लहरा रही थी। अपने सामने उस नन्ही जादूगरनी को देखकर, जिसने स्कूल की वर्दी की सील तोड़ दी थी और जो फूल तितली की तरह बेहद खूबसूरत लग रही थी, लुओ हाव ने स्वाभाविक रूप से अपनी पूरी स्वीकृति दे दी। तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। मेरी बहन सबसे खूबसूरत है। कम से कम तुम समझदार तो हो। आत्ममुग्ध और घमंडी शियाओवू को दर्पण पकड़े हुए देखकर लुओ हाव के होंठ फड़कने लगे और उसने एक असहाय मुस्कान दी। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी कम उम्र में इतनी घमंडी हो जाएगी। ठीक है, घमंड करना बंद करो, चलो चलते हैं। लुओ हाव ने हाथ बढ़ाया, शियाओवू को पकड़ा और उसकी चटपटाहट भरी कोशिशों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए बाहर चला गया। अरे अरे अरे, रुको रुको, धीरे चलो, मेरे बाल खराब हो रहे हैं। फिर जंग के बाद लुओ हाव ने एक टिश्यू उठाया और स्वाभाविक रूप से चिकनाई से सनी हुई शियाओवू को अपनी ओर खींचकर उसके मुंह के आसपास के दाग पोंछे।
शाओवू का चेहरा लाल होते और शर्माते हुए भाव देखकर उसे मजा आया और वह उसे चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या अब तुम्हें शर्म करना आ गया? अभी खास समय तुमने थोड़ा संयम क्यों नहीं बरता? लो, हो गया। आखिरी बूंद तक चिकनाई पहुंचने के बाद लुओहाओ ने शियाओवू का चेहरा अपने हाथों में लिया, उसे ऊपर से नीचे तक देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। भाई, तुम बहुत निर्दयी हो। लुओहाओ की चंगुल से बच निकलने के बाद शियाओवू ने अपना शर्म से लाल चेहरा ढांढ लिया, उसे चक्कर आ रहा था। यहां तक कि उसकी शिकायतें भी दिल पिघला देने वाली मीठी अदा में बदल गईं। ठीक है, काफी देर हो रही है, चलो वापस चलते हैं। शियाओवू को पकड़े हुए लुओहाओ ने सीधे अपने पंख फैलाए और छत से छलांग लगा दी। एक अदृश्य आंधी ने लुओहाओ और शियाओवू को घेर लिया और उन्हें हवा में बहुत ऊपर उठा लिया। लुओहाओ की छाती में अपना सिर छिपाकर शियाओवू उसके शरीर में धड़कते दिल की आवाज सुन रही थी। हालांकि उसने रात के खाने में शराब नहीं पी थी, फिर भी कोई व्यक्ति बिना शराब के भी मदहोश हो सकता है। अपनी स्तब्ध अवस्था में ज़ियाओवू ने अनजाने में वो सवाल पूछ लिया जिसे वह लंबे समय से अपने दिल में गहराई से दबाए हुए थी। भाई, अगर एक दिन कोई मुझे मारना चाहे और वो बहुत ताकतवर हो और तुम उसे हरा न सको तो तुम क्या करोगे? आकाश में ऊंचाई पर चक्कर लगाते हुए और दुनिया को नीचे से देखते हुए स्वतंत्र रूप से उड़ने की अनुभूति का आनंद लेते हुए लुओहाओ का चेहरा अचानक जम गया, फिर सामान्य हो गया। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं और भी मजबूत हो जाऊंगी। अपनी बाहों में घबराई हुई शियाओवू को देखकर, जिसके हाथ उसके चारों ओर थोड़े कसते जा रहे थे, लुओहाओ ने आगे बोलने से पहले हिचकिचाया। अगर मैं सचमुच उन्हें हरा नहीं सका तो मैं तुम्हें लेकर भाग जाऊंगा। हम ऐसी जगह भागेंगे जहां कोई हमें ढूंढ न सके और खूब साधना करेंगे। जब मैं दुनिया में अजेय हो जाऊंगा तब हम सबके सामने आएंगे। फिर मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम खेलना चाहोगी। मौन। भाई, मुझे आपकी बात पर विश्वास है। अपनी बाहों में कुछ भावुक दिख रही शियाओवू को देखकर, जो अपनी लाल आंखों को छिपाने की कोशिश में अपना सिर झुकाए बैठी थी, लुओहाओ ने अपने अंगूठे के नर्म सिरे से उसकी आंखों के कोनों में आए आंसुओं को धीरे से पोंछ दिया। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। अध्याय 14 विकास। सुबह के सूरज की ओर मुंह करके लुओहाओ ने अपनी आखिरी सांस छोड़ी और धीरे धीरे अपनी सुबह की साधना समाप्त की। 6 साल तक जिस घर में वह रहा था, उसे देखकर उसे थोड़ी उदासी महसूस हुई। मेजबान लुओहाओ। शेषगाचा ड्रॉ 33। आत्मा नीला रजत सम्राट 1 वलय, नीला रजत सम्राट मूल आत्मा वलय, कुंज 0 वलय, पेंट 4 वलय। आध्यात्मिक शक्ति 47। कौशल नौयान दिव्य कला लव 6। मैजिक रिलीज 8 संशोधित। वंश निष्कर्षण तकनीक लव 3। स्पिरिट रिंग संघनन विधि लव 5। उपकरण स्लॉट दर्द का मुखौटा, इस्पात प्रशिक्षण, चंद्र देवी की सुरक्षा, सुपर विद्युत चुंबकीय तोप, मांगेक्यो शेरिंगन चिजुई रेगन्नस। वस्तुएं अजय भेदन, दावशास्त्र, सागर चक्र खंड, सियान रंग की काली कुंजी, गहरे लाल रंग की काली कुंजी, 1000 तंत्र वाला धनुष। अब लुओहाओ की शक्ति में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। सबसे स्पष्ट बात यह थी कि वह 1 मिनट के भीतर आसानी से हेवन डो सिटी और सेंट स्पिरिट विलेज के बीच आना जाना कर सकता था। अपनी पूरी शक्ति से वह सेंट स्पिरिट विलेज से स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट तक 6 मिनट में पहुंच सकता था। उसकी शक्तिशाली उड़ने वाली आत्मा द्वारा प्राप्त गतिशीलता ऐसी थी कि इस महाद्वीप पर कोई भी वर्तमान में उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। कपड़े बदलने और अपना सारा सामान सिस्टम स्पेस में रखने के बाद लुओहाओ दरवाजे पर खड़ा होकर उस छोटे से घर को देखने लगा जहां वो लगभग 6 साल से रह रहा था और थोड़ा भावुक महसूस कर रहा था। सेंट स्पिरिट विलेज छोड़कर यहां पढ़ाई करने आने के बाद से 6 साल, फिर 6 साल और इस घर में बिताए गए दिन सेंट स्पिरिट विलेज में बिताए गए समय के बराबर हो चुके थे। जाने का समय हो गया है। लुओहाओ के कुछ उदास शब्द हवा में गूंज उठे। सूर्य की रोशनी में सुनहरे रंग के चमकदार पंख क्षितिज से किसी चमत्कार की तरह फैल गए। दुर्भाग्यवश दूर आकाश में घटित हो रहे इस दृश्य को किसी ने नहीं देखा। लुओहाओ 47वें स्तर का युद्ध आत्मा पूर्वज। उसकी शक्ति किसी उपाधि प्राप्त ओलुओं के बराबर है। आत्मा की क्षमता हृदय भेदी पंख ब्लेड, प्रकाश पंख निरंतर वार, चकनाचूर सोना और आत्माओं का विखंडन, सूर्य को भेदता सुनहरा इंद्रधनुष 70,000 वर्ष पुराने डार्क गोल्ड ड्रैक्लोबिया से लिया गया। लिटिल सेन, शियाओवू, क्या तुम तैयार हो? अचानक कहीं से प्रकट हुए लुओहाओ को देखकर लिटिल सेन और शियाओवू चौंक गए, लेकिन वे इसके आदी भी हो चुके थे। आखिरकार, हालांकि लुओहाओ की आत्मा को युद्ध आत्मा के आदरणीय स्तर का कहा जाता था, लेकिन अपनी उड़ने की क्षमता और अंतर्निहित गति के कारण नीला आकाश और कमजोर नहीं था। इसलिए एक समय ऐसा आया जब साधना में अंतर बढ़ने के बाद, यहां तक कि जब लिटिल सेन ने अपनी बैंगनी दानव आंख का इस्तेमाल किया, तब भी वह लुओहाओ की आकृति को पकड़ नहीं सका। सच में मुझे नहीं पता कि उस श्रेक अकादमी में ऐसा क्या खास है कि ग्रैंडमास्टर आपको वहां जाने के लिए जोर दे रहे हैं। तानसान को देखते ही लुओहाओ ने ग्रैंडमास्टर की आलोचना शुरू करने में जरा भी संकोच नहीं किया। हालांकि तानसान ने स्कूल के पहले दिन ही वांग शेंग और अन्य लोगों को चेतावनी दी थी कि वे उनके सामने ग्रैंडमास्टर के बारे में दुर्भावनापूर्ण ढंग से चर्चा न करें, लेकिन इसका लुओहाओ पर कोई असर नहीं हुआ।
तानसान के विचार में लुओ हाओ हमेशा से इस बात से असंतुष्ट था कि विद्यालय के पहले दिन ग्रैंड मास्टर ने लिटिल सान को, जो स्पिरिट मास्टर्स की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, अपना शिष्य बनने के लिए मूर्ख बना दिया था। हालांकि तथ्य बिल्कुल वैसे ही प्रतीत होते थे। लिटिल सैन का मानना था कि ग्रैंड मास्टर में अभी भी कुछ क्षमता बाकी है और उसने उनसे बहुत कुछ सीखा था, और लुओ हाओ को ग्रैंड मास्टर के प्रति अप्रिय व्यवहार केवल उनकी चिंता के कारण ही लगा। इससे लिटिल सैन को दयालुता का अनुभव हुआ, लेकिन साथ ही साथ उसके मन में जटिल भावनाएं भी उत्पन्न हुई। हालांकि लिटिल सैन ने हाल ही में शियाओवो को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया था और वह पूरी तरह से उसकी नहीं थी, फिर भी वह खुद को संयमित रख रहा था, और वैसे भी वह कुछ गलत नहीं कर सकता था। आखिरकार हर कोई देख सकता था कि लुओ हाओ शियाओवो के प्रति कितना अच्छा व्यवहार करता था, और उन तीनों में से लुओ हाओ ने हमेशा एक बड़े भाई की तरह उनकी देखभाल की थी। ये सोचते ही तानसान की लुओ हाओ की ओर निगाहें और भी जटिल हो गई। ठीक है भाई लुओ, मुझे अभी भी गुरुजी की बात सुननी है, क्यों ना हम पहले वहां जाकर देखें? अगर बात नहीं तो मैं वहीं रुककर गुरुजी का इंतजार करूंगा। आप और शियाओवो उस आधिकारिक नोबल अकादमी में जा सकते हैं जिसने हमें पहले आमंत्रित किया था। तुम गलत व्यक्ति से मिल बैठे। ये सब मेरी गलती है कि मैंने उस समय तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, तुम्हें ऐसे अविश्वसनीय शिक्षक के पास जाने दिया। लुओ हाओ ने आह भरी और तानसान को निराशा भरी नजरों से देखा। तानसान के चेहरे पर थोड़ी झिझक भरी लेकिन विनम्र मुस्कान थी, लेकिन उसके शब्द अधिक थे। ठीक है भाई लुओ, आखिर ग्रैंड मास्टर मेरे गुरु हैं। सिर्फ इसलिए कि वह तुम्हारा शिक्षक है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सच नहीं बोल सकता। असल में लुओ हाओ ने उसकी ओर देखते हुए थोड़ा गुस्सा होने का नाटक किया, फिर निर्दयता से जवाब दिया। आत्माओं के उनकी तथाकथित 10 महान प्रतिस्पर्धी सिद्धांत महज एक मजाक है। पौधों की आत्माएं जरूरी नहीं कि पशु आत्माओं के आध्यात्मिक छल्लों को अवशोषित कर सके। क्या ऐसा हो सकता है कि इतने वर्षों से महाद्वीप पर हथौड़े की आत्माओं वाले आत्मा स्वामी हमेशा से हथौड़े की आत्माओं को अवशोषित करते रहे हों? इस तरह का तर्क जिसे कोई भी समझ सकता है, उसमें इतनी हिम्मत है कि वह इसी तथाकथित 10 महान सिद्धांतों पर अपना खुद का शोध बता रहा है। बिल्कुल बेशर्म। अंतिम वाक्य बोलते समय लुओ हाओ की आवाज धीरे धीरे धीमी हो गई। आखिरकार वह तानसान का शिक्षक था, और लुओ हाओ को लगा कि तानसान के सामने हद से ज्यादा आगे न बढ़ना ही बेहतर है। धार्मिक आक्रोश और आक्रोश से भरे लुओ हाओ को देखकर तानसान के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। यह जब पहली बार नहीं थी जब लुओ हाओ ने इन्हें कहा था। नोर्डिंग अकादमी में इन 6 वर्षों के दौरान लगभग हर महीने ग्रैंड मास्टर के तथाकथित 10 महान प्रतिस्पर्धी आध्यात्मिक सिद्धांतों में से एक को लुओ हाओ द्वारा यादृच्छिक रूप से चुना जाता था और तानसान के सामने तब तक खारिज कर दिया जाता था जब तक कि वह बेकार न हो जाए। हालांकि तानसान को पहले तो थोड़ा गुस्सा आया, क्योंकि उसे लगा कि लुओ हाओ सिर्फ एक भाग्यशाली मूर्ख व्यक्ति है जिसके पास एक शक्तिशाली उत्परिवर्तित आत्मा है। लेकिन लुओ हाओ द्वारा उन्हें नष्ट करने के कारणों को सुनने के बाद तानसान को वास्तव में लगने लगा कि लुओ हाओ की बातें कुछ हद तक सही थी। बाद में जितना अधिक वो इसके बारे में सोचता गया, उतना ही उसे लगा कि लुओ हाओ सही था, इसलिए तानसान के पास लुओ हाओ को रोकने और उसे तथा ग्रैंड मास्टर को मिलने से रोकने के अलावा कोई चारा नहीं था। लुओ हाओ द्वारा ग्रैंड मास्टर के तथाकथित जीवन भर के कार्य को उनके ही मुंह पर नष्ट करने से बचने के लिए, जिससे दोनों के बीच लड़ाई हो सकती थी। सौभाग्यवश लुओ हाओ की दिनचर्या अविश्वसनीय रूप से अनुशासित थी, जिससे लिटिल सैन ने राहत की सांस ली और साथ ही मन ही मन ग्रैंड मास्टर के प्रति थोड़ा और सम्मान भी दिखाया। हालांकि ग्रैंड मास्टर आखिरकार तानसान के गुरु थे। जैसा कि तानसान ने कहा था, एक दिन का गुरु जीवन भर के लिए पिता समान होता है। तान हाओ के चले जाने के बाद ग्रैंड मास्टर की उपस्थिति ने कुछ समय के लिए उनकी जगह ले ली और तानसान के दिल में पिता की भूमिका को बखूबी निभाया। इसलिए जब भी लुओ हाओ ने ग्रैंड मास्टर को हराया, तानसान केवल अनदेखा करने का नाटक कर सकता था। आखिर लिटिल सैन क्या कर सकती थी? एक तरफ उसका नेक बड़ा भाई था और दूसरी तरफ उसका आदरणीय शिक्षक। छोटा सैन भी काफी हताश था। ठीक है, अब इन बेकार की बातों के बारे में बात नहीं करते हैं। लुओ हाओ ने हाथ हिलाकर ग्रैंड मास्टर की आलोचना करने का अपना व्यवहार रोक दिया। तानसान को इसकी आदत हो चुकी थी और उसने हार मान ली थी, तो उसके सामने ग्रैंड मास्टर को अपमानित करने का क्या मतलब था? बाद में उसके सामने ही उसकी जमकर बेइज्जती करने का मौका ढूंढना बेहतर होगा। शाओवो, ऊपर आओ। चलो थोड़ी देर खेलने के लिए सुतुओ शहर चलते हैं और लिटिल सैन को वहां अकेले दौड़ने दो। पास ही खड़ी उस लड़की को देखते हुए जिसने अपना सामान पैक कर लिया था और जो अब दुबली पतली और सुंदर हो गई थी, वही सब बड़े चाव से देख रही थी। लुओ हाओ ने उसे देखकर हाथ हिलाए बिना नहीं रह सकी। आ रहे हैं भाई, लिटिल सैन, बिग ब्रदर और मैं पहले जा रहे हैं, तुम धीरे धीरे दौड़कर वहां जाओ। लुओ हाओ को जाने की तैयारी करते देख शियाओवू ने तुरंत तमाशा देखना बंद कर दिया और लुओ हाओ की ओर छलांग लगाने के लिए कुछ कदम बढ़ाए। लुओ हाओ ने अपनी बाहें खोली और कुशलता से उसे पकड़ लिया, उसे अपनी बाहों में थामे रखा। 12 साल का होने के बावजूद 1.8 मीटर लंबा लुओ हाओ शियाओवू को ऐसे संभाल रहा था जैसे किसी गुड़िया को पकड़े हो। अपनी बाहों में कोमल सुंदरता लिए नेक और पवित्र लुओ हाओ ने कुशलतापूर्वक अपनी शारीरिक प्रतिक्रिया को दबा लिया। हालांकि शियाओवू का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, मानो उसे कुछ महसूस हुआ हो, लेकिन लुओ हाओ बिल्कुल भी नहीं घबराया।
तानसान को शांतिपूर्वक सिर हिलाकर अभिवादन करने के बाद उसकी पीठ पर लगे पंख फैल गए और वह आकाश में उड़ गया। अध्याय 15 सुतुओ शहर। बालक साम्राज्य सुतुओ शहर स्वर्गडो साम्राज्य द्वारा सामंती बनाए गए एक राज्य के रूप में सुतुओ शहर डोलू महाद्वीप पर सबसे बड़े स्पिरिट बीस्ट वन स्टार डो ग्रेट फॉरेस्ट के पास स्थित है। ये कभी शियाओवू का घर भी हुआ करता था। क्षितिज के ऊपर बहते बादलों के बीच सुनहरे बादलों की एक लकीर धीरे धीरे कोहरे में तैरती हुई आगे बढ़ी। उस कोमल सुंदरता को अपनी बाहों में थामे हुए लुओ हाओ को साधारण ताजगी का अनुभव हुआ और वह अनजाने में अपनी यादों से एक हल्की धुन गुनगुनाने लगा। भाई थोड़ा धीरे उड़ो, इतनी तेज क्यों उड़ रहे हो? उसकी बाहों में बैठी शियाओवू ने असंतुष्ट भाव से मुंह फुलाया और थोड़ी सी नाराजगी के साथ लुओ हाओ से बात की। मैंने इससे पहले आसमान में इतना खूबसूरत नजारा कभी नहीं देखा। शियाओवू ने अपना सिर बाहर निकालकर सफेद बादलों के टुकड़ों को एक दिव्य सीढ़ी में बदलते हुए देखा, जबकि सुनहरी रोशनी बादलों के बीच से होकर गुजर रही थी। विशाल सुनहरे पंख आकाश से लटकते बादलों की तरह थे, जो सूर्य के प्रकाश में चमक रहे थे। शियाओवू पूरी तरह मंत्रमुग्ध होकर देख रही थी। उसने अपने दोनों हाथ बादलों की ओर बढ़ाए। लुओ हाओ उसकी मंशा समझते हुए थोड़ा सा अपनी दिशा बदली, जिससे शियाओवू की उंगलियां धुंध को धीरे से छू गईं। सफेद बादलों को धुंध की पतली पतली लकीरों में बदलते और अपनी उंगलियों से फिसलते हुए देखकर शियाओवू खुशी से खिलखिला उठी। ठीक है, क्या आपने काफी खेल लिया है? लुओ हाओ ने आंधी का इस्तेमाल करके अपने पंख ऊपर उठाए। चंचल हवा उसके मुलायम पंखों के बीच थम सी गई। हवा के झोंके में लुओ हाओ और शियाओवू ऐसे आराम से हवा में तैर रहे थे मानो ग्लाइडर पर सवार हों। हालांकि बादलों के बीच का नजारा खूबसूरत था, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि ऐसी सुंदरता हमेशा अपरिवर्तनीय रहती है। लुओ हाओ एक बार अकेले ही विश्व के शिखर तक, दूरस्थ आकाश तक पहुंच चुका था। ईश्वरीय क्षेत्र द्वारा कवर की गई सीमा के भीतर का उच्चतम बिंदु। दुर्भाग्यवश जब वह उस ऊंचाई पर पहुंचा तो उसने पाया कि उच्च ऊंचाई का अकेलापन वास्तव में बहुत भयावह था। वह विशाल खालीपन जहां 10,000 मील तक कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता था, दिल की धड़कन बढ़ा देने वाला था। इससे लुओ हाओ को लगभग ये संदेह होने लगा कि क्या वहां जाने के लिए देवलोक द्वारा पकड़े जाने का जोखिम उठाना उचित होगा। तब से लुओ हाओ शायद ही कभी बहुत ऊंचाई पर उड़ता था। वह हमेशा एक सुनहरे शुभ बादल में रूपांतरित होकर कोहरे में इधर उधर घूमता था और अपनी पैनी नजरों से दुनिया पर नजर रखता था। ठीक है, हमें सुतुओ शहर चलना चाहिए। नोर्डेम शहर जैसी छोटी जगह में करने के लिए क्या है? सुतुओ शहर कम से कम बालाक साम्राज्य का एक प्रमुख शहर तो है। चलो वहां चलते हैं और अच्छे से घूमते हैं। तो ठीक है, लेकिन बड़े भाई आपको मुझसे वादा करना होगा कि अगली बार जब आपके पास समय होगा तो आप मुझे आसमान में सैर के लिए ले जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। अगर समय मिला तो मैं तुम्हें आसमान में भी लटका दूंगा। लुओ हाओ ने शियाओवू की कोमल नाक को चुटकी से पकड़ा और शरारती मुस्कान के साथ मुस्कुराया। तुम बहुत ही निर्दयी हो, तुम्हें सिर्फ मुझे तंग करना आता है। शियाओवू ने हल्की सी नाक सिकुड़ी। उसने लुओ हाओ पर प्रहार करने के लिए अपने हाथ पैर हिलाने शुरू कर दिए। उसकी घुमावदार विलोपत्ती जैसी बाहें बिना म्यान वाली तलवारों की तरह लग रही थी, जिससे उसके गुस्से वाले चेहरे में पूरी तरह से भय का भाव जुड़ गया। शियाओवू सावधान रहो, गलत तरीके से गाड़ी चलाने से अपनों के लिए 2 आंसू बहाने पड़ते हैं। आपातकालीन स्थिति में भाग जाओ। लुओ हाओ ने जोर से चिल्लाते हुए अचानक शियाओवू को कसकर गले लगा लिया। एक बैरल रोल और एक चढ़ाई के संयोजन ने शियाओवू की पहले से ही अकड़ू और उग्र शेरनी जैसी अदा को पूरी तरह से पिचका दिया और उसे एक कमजोर नन्ही खरगोश में बदल दिया। भाई तुम कितने निर्दयी हो, क्या तुम मुझे एक बार भी जीतने नहीं दे सकते? हाँ, खुजली करना बंद करो, खुजली करना बंद करो। आसमान में उड़ते समय ऐसा करना वाकई खतरनाक है। ... सुतुओ शहर की सड़कों पर शियाओवू, क्या तुम अब भी नाराज हो? आगे खड़ी शियाओवू को हाथ बांधे और मैं गुस्से में हूँ, आओ मुझे मनाओ जैसे भावों के साथ देखकर लुओ हाओ असहाय भावों के साथ उसके पीछे पीछे चलने लगा। हवा में शांत और आरामदेह सैर समाप्त होने के बाद लुओ हाओ स्वाभाविक रूप से शियाओवू को कुछ अलग अनुभव कराना चाहता था। इसलिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी और शियाओवू को हर तरह के चुनौतीपूर्ण करतबों का अनुभव कराया। हवा में आपातकालीन रोल, ऊर्ध्वाधर चढ़ाई, हवा में चक्करदार धक्के इत्यादि। बेशक लुओ हाओ ने हद पार नहीं की। एक स्थलीय आध्यात्मिक प्राणी होने के नाते ज़ियाओवू शायद 1 लाख वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ही उड़ने में सक्षम हो पाएगी। हालांकि मनुष्य के रूप में विकसित होने के कारण उसने शायद आकाश में ज्यादा उड़ान नहीं भरी होगी। लुओ हाओ को इस बात की भी चिंता थी कि इतनी तीव्र और उत्तेजक गतिविधि हद से ज्यादा होने पर हानिकारक हो सकती है। इसलिए कुछ आपातकालीन मोड़ लेने के बाद वह शियाओवू के आग्रह पर सीधे सुतुओ शहर की ओर चल पड़ा। आगे चलते हुए शियाओवू ने लुओ हाओ की बातें सुनकर अपने दांत पीस लिए। उसने हल्के से अपने होंठ काटे, अपने शरीर पर हल्की नमी महसूस की और शर्मिंदगी और आक्रोश दोनों से भरी हुई महसूस की। वह मन ही मन चीख उठी, मैं ये बात जोर से कैसे कह सकती हूँ? जी हाँ, शियाओवू के इतने गुस्से में दिखने और लुओ हाओ को माफ करने से इनकार करने का कारण ये था कि पहले वातावरण में उत्तेजना थोड़ी ज्यादा थी और वह अनजाने में अपने कपड़ों पर थोड़ा सा पानी गिराने से खुद को रोक नहीं पाए। मजेदार। ठीक है, चलो आज रात यहीं रुकते हैं।
अपने सामने गुलाबी रोशनी बिखेरते होटल को देखकर जियाओ प्रवेश द्वार पर खड़ी हो गई और संतुष्टि से सिर हिलाते हुए अपना सिर लुओ हाओ की ओर झुकाया। ठीक है, हम आपकी बात मानेंगे। लुओ हाओ ने कंधे उचका दिए। स्वाभाविक रूप से उसके पास आपत्ति करने का कोई कारण नहीं था। वेटर, एक कमरा दीजिए कृपया। शियाओ के अंदर भागते ही वह लुओ हाओ को होटल की लॉबी में घसीट कर ले गई और उसे भुगतान करने का इशारा किया। सच कहूं तो नोडिंग अकादमी की बड़ी बहन होने के नाते हालांकि शियाओ को स्पिरिट हॉल से काफी अनुदान और अकादमी में अपने छोटे भाइयों से भेंट मिलती थी, लेकिन तीव्र जिज्ञासा से भरपूर नन्हे खरगोश होने के कारण जियाओ कभी भी पैसे नहीं बचा पाता था। कुछ समय बाद शियाओ ने स्वाभाविक रूप से अपने पैसे लुओ हाओ को सुरक्षित रखने के लिए सौंप दिए। ये देखकर तांग सान को ईर्ष्या और जलन हुई। शियाओ के साथ बातचीत के लिए और भी विषय रखने के लिए उसने भी लुओ हाओ को अपने कुछ पैसे संभालने में मदद करने के लिए कहा। इसलिए लुओ हाओ ने सिस्टम स्पेस पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी जेब में हाथ डाला। ये देखकर कि शियाओ और तांगसान के सोने के सिक्के अभी भी भंडार में अच्छी तरह से रखे हुए थे, लुओ हाओ ने राहत की सांस ली। हालांकि उसने पहले भी नकदी की कमी होने पर उनके पैसे का उपयोग करने के बारे में सोचा था, लेकिन दुर्भाग्य से शियाओ और तांगसान से मिली संयुक्त राशि उनके मुंह में जीरा के समान थी। इसके अलावा लुओ हाओ को दूसरों के पैसे का इस्तेमाल करने की आदत नहीं थी, इसलिए उनकी संपत्ति अच्छी तरह से सुरक्षित थी। अन्यथा स्कूल शुरू होने पर उन तीनों के पास शायद ट्यूशन फीस देने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। चल दर। लुओ हाओ ने पैसे दिए और चाबी ले ली। सीढ़ियों पर लगे संकेतों को देखते हुए वह शियाओ को साथ लेकर ऊपर चढ़ गया। रोज रूम नंबर 1 ये रहा। लुओ हाओ ने चाबी शियाओ को सौंप दी। शियाओ ने बिना किसी झिझक की चाबी ली, तुरंत दरवाजा खोला और कमरे में वापस चली गई, जिससे उसका केवल प्यारा सा चेहरा ही हैरान लुओ हाओ को दिखाई दिया, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करने जा रही है। टकराना। अपने सामने कसकर बंद दरवाजे को देखते हुए लुओ हाओ कुछ पल के लिए खाली निगाहों से देखता रहा, फिर असहाय होकर आह भर बैठा। अंदर से आ रही सरसराहट की आवाजें शांत होने तक उसने इंतजार किया, फिर बोला। दरवाजे के पीछे शियाओ की हल्की फुल्की हरकतों को भांपते हुए लुओ हाओ के होंठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हे, क्या उसे लगता है कि कुनपेंग मूल के सुदृढ़ीकरण के बाद एक युवक 10 भयानक जानवरों के समकक्ष उसकी शारीरिक शक्ति एक मजाक थी? क्या रास्ते में जियाओ के असामान्य व्यवहार में कुछ गड़बड़ थी? लुओ हाओ की नजर में एक सरल विश्लेषण के बाद विशिष्ट कारण बिल्कुल स्पष्ट हो गया। पूरे रास्ते शियाओ के पीछे पीछे चलते हुए और ये देखकर कि वो सामान्य दिखने की कितनी कोशिश कर रही थी, लुओ हाओ ने उसे बेनकाब करने की हिम्मत नहीं की, वरना बहुत शर्मनाक हो जाता। अध्याय 16 बालों का क्रिस्टल। लिटिल सेन, तुम पहले रोज होटल जाकर एक कमरा बुक करा लो, मैं और शियाओ थोड़ा घूम लेंगे। लुओ हाओ। तांगसान, जो आखिरकार चिलचिलाती धूप में चलकर सुतुओ शहर तक पहुंचने में कामयाब हो गया था, उसने द्वारपाल को पंजीकरण शुल्क सौंपने के तुरंत बाद सड़कों पर व्यर्थ ही इधर उधर देखा। आकाश से एक सुनहरा पंख नीचे आया और तांगसान के सामने प्रकट हुआ। उस पर लिखे शब्दों को देखकर तांगसान असमंजस में पड़ गया। अच्छे भाई होने का क्या हुआ? वह मेरी बहन कब से नहीं रही? मेरे दिल को इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? पंख को सुनहरी रोशनी में विलीन होते देख तांगसान को अपने दिल में बेहद दुख महसूस हुआ, फिर भी उसके पास इसे व्यक्त करने का कोई तरीका नहीं था। आटिल्ड। एक गहरी सांस लेने के बाद तांगसान के पास उन्हें माफ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। एक राहगीर से रास्ता पूछने के बाद वह रोज होटल की ओर चल पड़ा। भाई, जल्दी आओ, देखो यहाँ एक दुकान है जो स्पिरिट मास्टर से संबंधित प्रतीत होती है। गुलाबी रंग के बाहरी वस्त्र ने शियाओ के अभी भी अपरिपक्व शरीर को छिपा रखा था, लेकिन उसकी कमर इतनी पतली थी कि उस पर लगभग हाथ लपेटा जा सकता था, जो अनगिनत महिलाओं के लिए ईर्ष्या का विषय थी। उसके काले खूबसूरत लंबे बाल एक लंबी बिच्छू की पूंछ जैसी चोटी में गूंथे हुए थे, जो उसकी पिंडलियों से नीचे तक लटक रही थी और शियाओ के चलने पर बाएं और दाएं लहरा रही थी। यदि ये युवती या यूं कहें कि लड़की असाधारण रूप से सुंदर थी, भले ही वह अभी पूरी तरह से विकसित न हुई हो, तो उसके बगल वाला युवक बेहद आकर्षक था। उसके स्याही जैसे काले लंबे बाल उसकी पीठ पर ढीले ढाले ढंग से फैले हुए थे, जिनमें से कुछ लंटी तलवारों की तरह नुकीली थी और उसकी भौहों से निकलकर उसके बालों की जड़ों तक जा रही थी। तलवार जैसी भौहों और तारों जैसी चमकती आंखों के नीचे उसकी संकीर्ण निगाहें तेज और दबंग थी, जिससे वह जिसे भी देखता था उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती थी। उनके रत्न जैसे नैन नक्श बेहद आकर्षक थे। उनके 1.8 मीटर लंबे और मजबूत कदकाठी के साथ वे देखने वाले किसी भी व्यक्ति को एक राजसी और वीर राजा की तरह लगते थे, जो सूर्य के समान तेजस्वी थे। हालांकि उनके कपड़े साधारण थे, लेकिन पारखी नजर वाला कोई भी व्यक्ति इस सादे पहनावे के पीछे छिपे एक महान स्वभाव को देख सकता था। युवक ने नीचे से गुजरती भीड़ को घमंडी निगाहों से देखा। शियाओ के जीवंत और प्यारे रूप से आकर्षित हुए लोग लुओ हाओ की निगाहों के नीचे अपराधबोध से भरकर तितर-बितर हो गए। अहंकारी, दबंग और असंवेदनशील कुलीन बच्चे भी लुओ हाओ की निगाहों के सामने दुस्साहस करने की हिम्मत नहीं करते थे। ये स्वभाव, जिसे उन्होंने पहले केवल अकल्पनीय महान हस्तियों में ही देखा था, सुंदरता से मोहित होने के बाद उन्हें पूरी तरह से होश में लाने में सहायक था। भाई देखो, वे सब तुमसे इतना डरते हैं कि यहाँ आने की हिम्मत भी नहीं करते।
लुओ हाओ को पूरे रास्ते एक ठंडा चेहरा बनाए रखते हुए और पास आने की कोशिश करने वाले हर किसी को भगाते हुए देखकर शियाओ खुद को रोक नहीं पाए और लुओ हाओ पर झुककर धीरे से हंसने लगी। मेरी बहन कितनी प्यारी है, अगर कुछ अंधे बेवकूफ फायदा उठाने आ जाए तो क्या होगा। वैसे भी इन बड़े शहरों के कुछ रईस बच्चे घमंडी और दबंग होने के आदी होते हैं। एक बार उन्हें उकसा दो तो फिर वही हाल हो जाता है जैसे पहले मारो तो बड़ा आ जाता है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि उस संभावना को जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लुओ हाओ की आंखों में जानलेवा इरादे की एक झलक दिखाई दी। अगर आसपास कोई राहगीर होता तो शायद उस और होता कि लुओ हाओ के 10 मील के दायरे में तापमान कई डिग्री गिर गया था और लुओ हाओ के शब्द समाप्त होने के बाद आसपास का वातावरण और भी भयावह था। ही भाई, जो करता है वही होता है। तुम इस तरह इसलिए तो बिल्कुल नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हें डर है कि कोई तुम्हारी प्यारी बहन को तुमसे छीन लेगा और तुम्हें जलन होगी। अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लिए ज़ियाओ ने लुओ हाओ की ओर उत्तेजक ढंग से पलकें झपकाई, फिर मुड़कर एक हंसमुख छोटे खरगोश की तरह आगे की दुकान में कूद गई। ये छोटी बच्ची दिन ब दिन और भी साहसी होती जा रही है। लुओ हाओ ने अपना चेहरा रगड़ा जो दिन भर सख्त रहा था। उसके चेहरे पर जमी बर्फ जैसी कठोरता थोड़ी कम होने के बाद वह तुरंत पीछे चल पड़ा। वाह भाई, यहाँ मौजूद कई चीजों से निकलने वाली आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव स्पिरिट हॉल से निकलने वाले उतार चढ़ाव से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। शाओ ने अलमारियों पर रखी विभिन्न विचित्र दिखने वाली वस्तुओं को देखा जिनसे आध्यात्मिक शक्ति का उतार चढ़ाव निकल रहा था और वह कुछ हद तक आश्चर्यचकित महसूस कर रही थी। सामान्य तौर पर आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव उत्पन्न करने वाली ये वस्तुएं आध्यात्मिक उपकरण होती हैं जिनमें विभिन्न विशिष्ट क्षमताएं होती हैं। लिटिल सेन की 24 चांदनी पुलों की तरह इसमें वस्तुओं को संग्रहित करने की क्षमता है। लुओ हाओ ने अलमारियों पर रखी वस्तुओं पर एक नजर डाली। वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि वहां रखी वस्तुएं आध्यात्मिक उपकरण नहीं थी, बल्कि कंजूस फ्लेंडर ने अपनी आध्यात्मिक संस्तर की साधना का उपयोग करके इन साधारण वस्तुओं को आध्यात्मिक शक्ति की सुरक्षात्मक परत से ढक दिया था। फ्लेंडर को, जो काले फ्रेम वाले चश्मे पहने एक लाउंज कुर्सी पर बैठा सोने का नाटक कर रहा था, देखकर लुओ हाओ को मन ही मन घृणा हुई। और वह तो स्पिरिट सेंट विशेषज्ञ होने का दावा करता है। वह अपना समय नकली सामान बनाने और बेचने, छात्रों को उपद्रव करने और झगड़े करवाने में व्यतीत करता है। इसके अलावा उसका चेहरा जूते के हॉर्न जैसा है और वह सचमुच एक कंजूस बूढ़ा लोमड़ी है। इन सब बातों को छोड़ दे तो श्रेक अकादमी के खाने में भी मांस का एक टुकड़ा भी नहीं होता। इसलिए शायद यह आश्चर्य की बात है कि 12 साल की उम्र तक 20वें रैंक तक पहुंचने वाले 70 से अधिक प्रतिभाशाली छात्रों में से केवल कुछ ही स्नातक हो पाए। इस तरह से पाले पोसे जाने पर अगर वे बर्बाद ना हो तो यह अजीब बात होगी। हालांकि ये स्पष्ट रूप से एक अपवाद मामला है। जब लुओ हाओ ने देखा कि शियाओ ने ये सुनकर कि ये सभी आध्यात्मिक उपकरण हैं, उत्सुकता से किसी वस्तु को करीब से देखने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने उसका शरारती हाथ पकड़ लिया। यहाँ तक कि 2 महान साम्राज्यों की राजधानियों में या 7 खजाने वाले शहर में, जो कि ऊपरी 3 संप्रदायों में सबसे धनी 7 खजाने वाली चमकदार टाइल स्कूल का निवास स्थान है, इतने सारे आध्यात्मिक उपकरणों का एक साथ प्रकट होना असंभव है। तो इतनी छोटी जगह में इतने सारे कैसे हो सकते हैं? ये सच है, इतने सारे कैसे हो सकते हैं? शाओ भी हैरान दिखी। हालांकि स्कूल में पढ़े लिखे ज़ियाओ को मानव जगत की स्थिति की पूरी जानकारी नहीं थी, फिर भी 2 महान साम्राज्य और 7 ट्रेजर ग्लेज़ टाइल स्कूल को इस महाद्वीप की शीर्ष शक्तियां माना जाता था। बालक साम्राज्य के पास इतनी सारी चीजें कैसे हो सकती थी जिन्हें वे स्वयं भी उत्पन्न नहीं कर सकते थे? जब किसी स्पिरिट मास्टर का स्तर पर्याप्त रूप से शक्तिशाली हो जाता है तो वे लंबे समय तक आध्यात्मिक शक्ति को मुक्त कर सकते हैं और उसे बाहर छोड़ सकते हैं। ये चीजें इस दुकानदार ने जानबूझकर उन स्पिरिट मास्टर्स को ठगने के लिए बनाई हैं जो आध्यात्मिक उपकरणों को नहीं समझते हैं। लुओ हाओ ने शांत भाव से समझाया। उसकी आंखें धीरे धीरे दुकान का जायजा ले रही थी और अंत में एक ऐसे क्रिस्टल पर टिक गई जो धब्बेदार और पूरी तरह से अशुद्ध था। मिल गया। लुओ हाओ के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने ऊपर से शांत रहते हुए धीरे से उसे उठा लिया। बॉस, इस क्रिस्टल की कीमत कितनी है? 100 सोने के सिक्के। दुकान के अंदर से फ्लेंडर की आवाज धीरे धीरे सुनाई दी। क्या तुम पैसों के लिए पागल हो गए हो? लोगों को ठगने के लिए दुकान को नकली सामानों से भरना ही काफी बुरा है, लेकिन ऐसे टूटे हुए क्रिस्टल के लिए 100 सोने के सिक्के मांग रहे हो तुम? 100 सोने के सिक्के, मैं इसे खरीद लूंगा। लुओ हाओ ने गुस्से में भरे शियाओ को रोका जो फ्लेंडर से बहस करना चाहता था और सोने के सिक्कों से भरा थैला निकालकर मेज पर रख दिया। भाई, क्या तुम पागल हो गए हो? ये क्रिस्टल ऊपर से गंदा दिख रहा है और इसके अंदर तो बहुत सारी अशुद्धियां हैं। चाहे ये सिंक लेटेस्टी क्यों ना हो, इस हालत में इसकी कीमत ज्यादा नहीं होगी। शाओ को ये कुछ हद तक अविश्वसनीय लगा और उसे चिंता हुई कि लुओ हाओ के साथ धोखा हो रहा है। आखिरकार शाओ की नजर में लुओ हाओ हमेशा से साधना का कट्टर समर्थक रहा था। ये स्वाभाविक ही था कि वो क्रिस्टल जैसी चीजों की कीमत न समझ पाए। अपनी मौजूदगी के दम पर वह अपने भाई को ठगी जाने नहीं सकती थी।
लुओ हाओ ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और शियाओबू को आंख मारी। अध्याय 17 फ्लेंडर। आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, लुओ हाओ ने कहा। ये काफी क्यों है? ये 100 के सिक्के हैं ना? क्या ऐसा हो सकता है कि स्पिरिट मास्टर की दुनिया में मशहूर रहे गोल्डन ट्रायंगल के मुखिया फ्लाइंग हॉर्न फ्लेंडर का सबसे बड़ा भाई इस हालत में पहुंच गया? क्या जीवन यापन के लिए सिर्फ धोखाधड़ी पर वसूली भी निर्भर रहता है? तो लगता है तुम्हारे द्वारा गए इस श्रेय अकादमी की कोई जरूरत नहीं है। शियाओ, चलो हुसैन को ढूंढते हैं और जल्दी से निकल चलते हैं। वह बकवास ग्रैंड मास्टर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये किस तरह का घटिया स्कूल है जिसे उसने लिटिल सैन के लिए शुरू किया है? डीन को बाहर को ठट्टर ही गुजारा करना पड़ता है। मुझे डर है कि अंदर जाने के बाद हमें अपना खाना खुद ही बनाना पड़ेगा। आप मुझे जानते हैं। फ्लेंडर ने अपने हाथ में पकड़ी किताब को पटक कर बंद कर दिया, संदेह और अनिश्चितता भरे भाव से खड़ा हो गया और लुओ हाओ की ओर देखा। अगर लुओ हाओ उसे सिर्फ जानता होता तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन लुओ हाओ ग्रैंडमास्टर को भी जानता हुआ प्रतीत होता था। 20 साल पहले उस शादी के बाद से ग्रैंडमास्टर बिना अलविदा कहे चले गए थे। हालांकि अगर फ्लेंडर, जो एक स्पिरिट सेंट है, चाहे तो ग्रैंडमास्टर को आसानी से ढूंढ सकता है। लेकिन उस समय ग्रैंडमास्टर, जिनका हृदय मृत हो चुका था, पहले ही एक मानसिक उलझन में फंस चुके थे। अगर वे ग्रैंडमास्टर को ढूंढ भी लेते तो इस उलझन की सुलझने के बिना इसका क्या फायदा होता? अब जबकि ग्रैंडमास्टर ने लोगों को श्रेक अकादमी से परिचित कराने की पहल की थी, इसका मतलब यह था कि वह मानसिक उलझन जो ग्रैंडमास्टर को कई वर्षों से जकड़े हुए थी, कम से कम आंशिक रूप से सुलझ गई थी। ये सोचकर फ्लेंडर को काफी अच्छा महसूस हुआ और लुओ हाओ की ओर उसकी नजरें थोड़ी और प्रसन्न हो गईं। लुओ हाओ के प्रति एक परिचित आभा का आभास होने के कारण, जो उसे आकर्षित कर रही थी, फ्लेंडर के मन में सद्भावना का भाव उत्पन्न हुआ और उसने अपनी उत्तेजित भावनाओं के कारण अनजाने में उत्सर्जित आध्यात्मिक शक्ति को जानबूझकर धीमा कर दिया। या यूं कहूं, आप ग्रैंडमास्टर को जानते हैं। ठीक है बच्चे, अब मुझे उकसाने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्रिस्टल ले लो। मुझे उम्मीद है कि 3 दिन बाद जब पंजीकरण शुरू होगा तो मैं आपको श्रेक अकादमी में देखूंगा। शांत होने के बाद फ्लेंडर आराम कुर्सी पर वापस बैठ गया और दोबारा सोने के लिए आंखें बंद। ये देख कक्ष होने के बाद फ्लेंडर की बात अनसुनी लगी। लुओ हाओ ने चतुराई से वहां नहीं रुका, शियाओबू का कोमल हाथ पकड़ा और बाहर चला गया। तो अलविदा सीनियर फ्लेंडर। फ्लेंडर की छोटी सी दुकान से बाहर निकलने के बाद शियाओबू को होश में आने में थोड़ा समय लगा और उसने उत्साहित भाव से लुओ हाओ को देखा। भाई, क्या तुम उस व्यक्ति को जानते हो जो अभी अभी वहां था? अगर ज़ियाओवू को अब तक ये पता नहीं चला था कि लुओ हाओ ने दूसरे पक्ष की पहचान को बहुत पहले ही पहचान लिया था, तो उसे लगा कि बेहतर होगा कि वह अपने दीवार पर पटककर मर जाए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम, बड़े भाई, जो हर दिन एक साधना के दीवाने की तरह व्यवहार करते हो, वास्तव में उसे ठगने के लिए ये छोटी मोटी चालें चलोगे। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी, ग्रैंड मास्टर, जो हर दिन एक ज़ोंबी जैसे चेहरे के साथ घूमता है जैसे कि हर कोई उसका कर्जदार हो, वास्तव में एक स्पिरिट सेंट को जानता होगा। शाओवू का लहजा अविश्वास से भरा था। हालांकि लिटिल सेन अक्सर छात्रावास में लुओ हाओ और शाओवू के सामने ग्रैंड मास्टर के सिद्धांतों के बारे में डींगे मारता था, लेकिन ज़ियाओवू की नज़र में ग्रैंड मास्टर महज एक विद्वान थे जो निकम्मे होने और साधना करने में असमर्थ होने के कारण प्रसिद्धि पाने के लिए सिद्धांत की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे थे। शुरू में शायद इसलिए कि वह लिटिल सान का शिक्षक था, ज़ियाओवू के मन में उसके लिए कुछ सम्मान था, लेकिन जब लिटिल सान ने बार बार लुओ हाओ के सामने ग्रैंड मास्टर द्वारा शोध किए गए तथाकथित सिद्धांतों के बारे में शेखी बघारी और हर बार लुओ हाओ ने उसे गलत साबित कर दिया और बुरी तरह से पीट दिया, जिससे लिटिल सान के मन में पलटवार करने की कोई शक्ति नहीं बची, तो सम्मान की वह भावना हवा में गायब हो गई। लुओ हाओ ने अपनी आंखें सिकुड़ी, हाथ बढ़ाया, शियाओवू का चेहरा घुमाया और उसे थोड़ा ऊपर की ओर झुकाया। आंखें मिलाते हुए उसकी सुनहरी पुतलियां शियाओवू की नम गुलाबी आंखों में टकटकी लगाए धीरे धीरे उसके करीब झुक गईं। मेरे साधना के प्रति जुनूनी होने से आपका क्या मतलब है? आपको ये तो पता ही होगा कि इस दुनिया में स्वतंत्र और बेरोक जीवन जीने की पहली शर्त शक्ति का होना है। तो आपकी नज़र में मेरी छवि कैसी है? उस बड़े भाई की जो दिन भर साधना करता है ताकि भविष्य में आपकी रक्षा कर सके। लुओ हाओ की आंखें धीरे धीरे करीब आती दिख, शियाओवू की गुलाबी पुतलियां अपने आप ही सिकुड़ गईं और घबराहट के मारे उसके गोरे गालों से ठंडे पसीने की कुछ बूंदें बह गईं। भाई, बहुत करीब आ गए थे तुद। शियाओवू ने अपनी निगाहें फेर ली, लुओ हाओ की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। उसके बोले गए शब्द इनकार करने की बजाय नखरे दिखाने जैसे थे। लुओ हाओ शियाओवू की बातों से अप्रभावित होकर उसे देखती रही, अंततः उनके गाल पूरी तरह से एक दूसरे से छू गए।
शाओवू की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर लुओ हाओ को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन किसी कारणवश उसका पूरा शरीर नूडल्स की तरह नरम हो गया था और उसमें इस्तेमाल करने की कोई ताकत नहीं बची थी। उसकी आमतौर पर सुगठित, सेट जैसी सफेद जांघें और मजबूत, जीवंत पिंडली अब जरा सी भी ताकत लगाने में असमर्थ थी, जिससे ज़ियाओवू इतनी चिंतित हो गई कि उसकी आंखें, जो मानो पानी से भर आने वाली थी, वास्तव में तो आंसू निकल आईं। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो? अपने ही भाई की बाहों में आंसू बहाते हुए इतने चिंतित क्यों हो? लुओ हाओ ने भौहें चढ़ाकर शियाओवू को घूरा, जो उसके हाथ छोड़ने के बाद धीरे धीरे खड़े होने की ताकत जुटा रही थी। अपनी बाहों में बेजान पड़ी शियाओवू को देखकर लुओ हाओ के लहजे में कुछ असंतोष झलक रहा था। आखिर वह उसे क्या समझ रही थी? तुम्हें याद रखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरी छोटी बहन हो और मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। अपनी उंगलियों से आंसू पोंछते हुए देखकर लुओ हाओ ने शियाओवू का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ता रहा। भाई, माफ कीजिए, मुझे आपकी बात समझने में गलती हो गई। उसके बगल में निराशा से सिर झुकाए चल रही शियाओवू की आवाज फुसफुसाहट जितनी धीमी थी। शियाओवू की ओर देखते हुए लुओ हाओ ने माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं नोडिंग शहर छोड़ने को लेकर बहुत उत्साहित था। 6 साल की कड़ी साधना के बाद आखिरकार वह समय आ गया है जब मैं अपने प्रशिक्षण के परिणामों को परख सकूंगा। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, लुओ हाओ के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। लुओ हाओ के चेहरे पर उस भयानक मुस्कान को देखकर शियाओवू अचानक इतनी भयभीत हो गई कि वह कांप उठी। भाई, इस बार मैं तैयार नहीं था। क्या तुम इस तरह मुस्कुराना बंद कर सकते हो? ठीक है, ये डरावना है। लुओ हाओ का चेहरा सख्त हो गया, फिर वह बेपरवाही से अपनी सामान्य भावहीन अवस्था में लौट आया। ठीक है, लेकिन चलिए अब एक बार अच्छे से आसपास देख लेते हैं। हम 3 दिन बाद श्रेक अकादमी के पंजीकरण के बाद रवाना होंगे। इस दूरदराज के शहर की सड़कों पर लुओ हाओ और शियाओवू की आकृतियां सूर्य की रोशनी में एक दूसरे से लिपटी हुई थी। इस क्षण सुनहरे लड़के और सुंदर लड़की की यह जोड़ी, जो गहरे भाई बहन के स्नेह का प्रदर्शन कर रही थी, इस बात से अनजान थी कि उनके दिलों की गहराई में एक गहरी दरार धीरे धीरे खुल रही थी और उस दरार की गहराई से कुछ उभरता हुआ प्रतीत हो रहा था। डॉट 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 फ्लेंडर, हेन्ना, लगता है मैं कुछ समय के लिए श्रेक अकादमी में लिटिल सैन को लेकर निश्चिंत रह सकता हूँ। लेकिन ये बच्चा लुओ हाओ इस खरगोश के कुछ ज्यादा ही करीब आता जा रहा है। अंधेरे में बालाक साम्राज्य के सुतुओ शहर के भीतर एक अंधेरी गली में पूरी तरह से काले लिबादे में लिपटा हुआ एक रहस्यमय व्यक्ति, जिसका शरीर गठीला था, छिपा हुआ था और दूर से लुओ हाओ को घूर रहा था। लुओ हाओ और शियाओवू के खुश चेहरे को देखकर तान हाओ का दिल दुख से भर गया और उसे एक अवर्णनीय उदासी और तीव्र पीड़ा का अनुभव हुआ। अगर ऐसा ना होता कि आहियन के गर्भवती होने के बाद और जब मैं उसे एक बड़े शहर में लेकर आया तो हमारी मुलाकात ज्ञान शुंजी से हुई होती, तो मैं अब आहियन के साथ खुशी से रह रहा होता, है ना? और हमारे बेटे लिटिल सैन को भी खुशहाल बचपन मिलना चाहिए, है ना? इस दृश्य को देखकर तान हाओ भावुक हो गया और उसे अपने अतीत के सुखी जीवन और भविष्य के उन सपनों की याद आ गई जो उसने देखे थे। लेकिन तान हाओ ने लुओ हाओ को घूरकर देखा, उसकी आंखों में हत्या का भाव झलक रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस समस्या को जल्द से जल्द हल करना जरूरी है। ठीक अतीत में घटी हर बात के कारण, और ठीक इसलिए क्योंकि उसने स्वयं 1 लाख साल पुराने आध्यात्मिक वलय की शक्ति का अनुभव किया था। इसलिए तान हाओ किसी भी कीमत पर शियाओवू को जाने नहीं देगा। लुओ हाओ को रास्ते से हटाने के बाद शियाओवू के सबसे करीबी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से तांग सान ही होंगे। भविष्य में बस एक अधिक शक्तिशाली अस्तित्व को ढूंढकर प्रदर्शन का आयोजन करे, और इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि लिटिल सैन 1 लाख साल की स्पिरिट 20 बलिदान को प्राप्त करने में सक्षम होगा, और इससे इस मामले में उसकी शर्मनाक भूमिका का बिल्कुल भी खुलासा नहीं होगा। खरीदारी कर रहे लुओ हाओ को अपने चारों ओर निराधार द्वेष और हत्या के इरादे की लहरें एक साथ महसूस हुई। चंचल शियाओवू को देखते हुए लुओ हाओ ने उसका हाथ पकड़ा, अपनी उंगलियों को आपस में फंसाया और शांति से अपना सिर झुकाया। हे क्लियर स्काई डॉलू, है ना? अध्याय 18 निंगरोंगरोंग। लुओ हाओ ने मन ही मन उपहास किया और उसकी सुनहरी पुतलियों में चिंतन की एक झलक दिखाई। चिंता मत करो, हम जल्दी मिलेंगे। जिस तरह तान हाओ को चिंता थी कि लुओ हाओ तानसान द्वारा 1 लाख साल की आत्मा की अंगूठी प्राप्त करने में बाधा डालेगा, उसी तरह लुओ हाओ स्वाभाविक रूप से संतात्मा गांव में बिताए उस समय को नहीं भूला था जब वह पुनर्जन्म के बाद तान हाओ द्वारा अपनी असामान्यताओं का पता लगाने के डर में जी रहा था। कम से कम इतना तो तय था कि लुओ हाओ शियाओवू को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसे तान हाओ का सामना करना ही था। तान हाओ शियाओवू पर दया नहीं दिखाएगा, सिर्फ इसलिए कि वह आहियन की तरह मानव रूप में 1 लाख साल पुरानी आत्मा पशु थी। प्राचीन काल से ही आत्माओं के स्वामी द्वारा अंगूठियों और हड्डियों के लिए जानवरों को मारना इस दुनिया का परिवर्तनीय सत्य रहा है।
उसने स्पिरिट हॉल का विरोध केवल आहीन के लिए किया क्योंकि वह उसकी पत्नी और तानसान की मां थी। अगर ज़ियाओ का तानसान के साथ अच्छा रिश्ता नहीं होता तो उसका अंत यही होता कि उसे मवेशियों की तरह रखा जाता और तानसान को जब उसकी अंगूठी की जरूरत होती तब उसे मार दिया जाता। बेखबर बेखबर शियाओ को खुशी खुशी दुकानों के बाहर से सामान देखते हुए देखकर लुओ हाओ ने मन ही मन फुसफुसाया, शक्ति, मुझे और भी अधिक शक्ति की आवश्यकता है। भाई जल्दी पैसे दो, मुझे ये खाना है। गुलाबी रंग के कपड़े पहने शियाओ आगे आगे चल रही थी और एक छोटे से स्टॉल के सामने से लुओ हाओ को हाथ हिला रही थी। आ रहा हूँ बॉस, 2 सर्विंग ग्रिल्ड मीट ला रहा हूँ। लुओ हाओ ने जीवन शियाओ को देखकर असहाय सी मुस्कान दी और सीधे 2 हिस्से खरीदने के लिए पैसे निकाले। बॉस, बारबेक्यू की 2 सीखें। एक महिला की आवाज जो ओरियोल पक्षी की तरह तीखी थी गूंजी और लुओ हाओ और शियाओ के बदल से एक पतला जेड जैसा हाथ आगे बढ़ा। अचानक प्रकट हुई उस खूबसूरत लड़की को देखकर लुओ हाओ थोड़ा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि दुनिया इतनी छोटी होगी। छोटे बाल, नीलम जैसी आंखें, मनमोहक नैन नक्श और नीले वसियान रंग के कपड़ों के प्रति लगाव, ये निंग्रोमराम ही होनी चाहिए, है ना? शाओवू के बगल में खड़ी खूबसूरत महिला को देखकर लुओ हाओ ने अनिश्चितता से अपने मन में कुछ बुदबुदाया। मोर। शाओवू ने मुस्कुराते हुए लुओ हाओ की ओर देखा, एक हाथ से उसकी बांह को पकड़ रखा था और साथ ही बिना कोई निशान छोड़े उसकी बांह को चुटकी से दबा रही थी और मरोड़ रही थी। लुओ हाओ की आंख फराक उठी और उसने अपनी नजरें हटा ली, फिर सीधे आगे देखने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भाई क्या हुआ, तुमने बात करना क्यों बंद कर दिया? लुओ हाओ की चुप्पी देखकर शियाओबू ने मन ही मन दांत पीसे। महज एक अनजान लड़की के आने से लुओ हाओ मानो मोहित हो गया हो, बिना हिले डुले उसे घूरता रहा। हालांकि बहन होने के नाते उसे लुओ हाओ को नियंत्रित करने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन जिस तरह से लुओ हाओ ने पहले उसे चिढ़ाया था उससे ऐसा नहीं लगता था कि वह सिर्फ उसका भाई बनकर रहना चाहता था। आज सुबह भी वह उस आखिरी बाधा को पार करके उनके रिश्ते को पूरी तरह से बदलना चाहता था, फिर भी अब वह उसकी ठीक सामने खड़ी दूसरी लड़की को टकटकी लगाकर देख रहा था। क्या वह उसे गैर मौजूद मान रहा था या फिर उसका आकर्षण काफी नहीं था? जैसे जैसे वह इसके बारे में सोचती गई शियाओबू का गुस्सा बढ़ता गया। उसकी पहले से ही बनावटी शांत मुद्रा बढ़ती हुई निराशा के कारण टूटने लगी। उसके हाथ की ताकत अनजाने में बढ़ती ही गई। शाओवू, यहाँ कुछ हुआ मांस खाओ। अपनी बांह पर बढ़ते दबाव को महसूस करते हुए लुओ हाओ का दिल सहर उठा, वह लापरवाह हो गया था। उसने जल्दी से विक्रेता द्वारा ग्रिल किया हुआ मांस पेश किया, इस उम्मीद में कि शियाओवू कुछ दया दिखाएगी। हम्फ। शियाओवू ने लुओ हाओ के हाथ में रखे मांस का एक टुकड़ा गुस्से से खाया और फिर छोड़ दिया। हालांकि वह गुस्से में थी, लेकिन उसके सामने नखरे दिखाना उसके लिए आसान नहीं था। बॉस, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या यहाँ आसपास श्रेक नाम का कोई इंटरमीडिएट स्पिरिट मास्टर स्कूल है? निंग्रोमराम ने जलते हुए बारबेक्यू पर गिरते तेल को देखा। विक्रेता के चिकने काले हाथों को बांस की सीढ़ियां पकड़े हुए देखकर उसकी भूख तुरंत खत्म हो गई। सुगंध से जो लालसा जागी थी वह तुरंत दब गई। हालांकि 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल स्कूल की सबसे बड़ी युवती होने के नाते अच्छी परवरिश के कारण निंग्रोमराम उन्हें यूं ही फेंक नहीं सकती थी, इसलिए उसे अपना ध्यान भटकाने के लिए कोई विषय ढूंढना पड़ा। बारबेक्यू तैयार हो जाने के बाद क्या करना है? निंग्रोमराम एक बार में केवल एक ही कदम उठा सकती थी। श्रेक अकादमी सुतूर शहर के बाहर एक है, लेकिन वह जगह सरासर धोखा है। वह स्कूल दावा करता है कि वे केवल राक्षस छात्रों को ही लेते हैं और स्नातक होने के बाद उन्हें कुलीन दर्जा मिल सकता है, लेकिन हर साल शायद ही कोई छात्र दाखिला लेता है। अगर स्थानीय स्पिरिट हॉल के उनके डीन के साथ अच्छे संबंध न होते और वे उनकी सिफारिश करने को तैयार न होते तो वे बहुत पहले ही दिवालिया हो गए होते। निंग्रोमराम को प्यारी और खूबसूरत देखकर, जिसने सफेद लेस से सजी एक छोटी सी महंगी दिखने वाली ड्रेस पहनी हुई थी, विक्रेता को चिंता हुई कि वह कोई अमीर लड़की हो सकती है जो मौज मस्ती के लिए निकली हो और ठगी का शिकार हो सकती है, इसलिए वह अनजाने में काफी बातूनी हो गया। सिर्फ राक्षसों को ही मार रहे हो, ये तो दिलचस्प है। निंग्रोमराम के होठों के कोनों पर एक विनम्र मुस्कान खिल उठी और वह अचानक बहुत उत्सुक हो गई। 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल स्कूल की छोटी चुड़ैल के रूप में निंग्रोमराम ने वास्तव में कभी ऐसी अकादमी नहीं देखी थी जिसमें इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हों। श्रेक अकादमी। मुझे निंग्रोमराम को देखने दो कि तुम क्या कर सकते हो। धन्यवाद बॉस, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं अब जा रहा हूँ। मुझे वो 2 बारबेक्यू सीखे नहीं चाहिए। उसकी आवाज पूरी तरह से शांत होने से पहले ही निंग्रोमराम मुड़ी और चली गई। दौड़ते समय उसकी नीले हरे रंग की पोशाक लहरा रही थी, मानो वह नाचती हुई तितली हो। हे महोदया, मैंने अभी तक आपको आपका बकाया नहीं दिया है। निंग्रोमराम की जाती हुई पीठ को देखकर विक्रेता ने उसे पैसे लौटाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन पलक झपकते ही उसकी आकृति फूलों के सागर में तितली की तरह भीड़ में गायब हो गई। भाई, क्या वह व्यक्ति भी श्रेक अकादमी जा रहा है?
निंगरोंगराम को दूर जाते देख शियाओबू ने बांस की सीख से थैले से मांस का एक टुकड़ा निकालकर अपने मुंह में डाला और उत्सुकता से उस दिशा में देखने लगी जिधर निंगरोंगराम गई थी। हाँ, देखने से तो लगता है कि वो काफी आत्मविश्वासी है। खैर, अगर यही नियति है तो 3 दिन बाद जब हम पंजीकरण करवाएंगे तब हमें उससे मुलाकात हो जाएगी। मांस चबाते हुए लुओ हाओ ने शांत भाव से बात की और दुनिया की तीसरी सबसे अमीर लोली को दूर जाते हुए देखा। लुओ हाओ को इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि निंगरोंगराम श्रेक के पास जाएगी या नहीं, असल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब तक उसके पास बर्फ और आग का ये नियान कुआं था, उसे इस बात का कोई डर नहीं था कि निंगरोंगराम उसके हाथों में नहीं आएगी। ठीक है, चलिए थोड़ी देर और घूमते हैं और फिर वापस चलते हैं। मैंने शहर के द्वार पर जो पंख छोड़ा था वह हिल गया है। छोटा सैन अब तक आ जाना चाहिए था, शायद उसने पहले ही कोई कमरा ढूंढ लिया हो। सुतूर शहर, रोज होटल। वेटर, मुझे एक कमरा चाहिए। साधारण पोशाक और साधारण रूप में अकेले तांगसान को देखकर फ्रंट डेस्क क्लर्क को तुरंत तिरस्कार का भाव महसूस हुआ। हालांकि शहर के सबसे बड़े थीम वाले होटल में वेटर के रूप में काम करने के कारण उन्हें पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त था। इसके अलावा रिसेप्शनिस्टों को विशेष रूप से यह निर्देश दिया गया था कि वे किसी भी अतिथि को नीचा न दिखाएं या उनका मजाक न उड़ाएं। डोलू महाद्वीप जैसी दुनिया में जहां स्पिरिट मास्टर्स मौजूद थे, कौन जानता था कि वहां अजीबोगरीब पहनावे वाले शक्तिशाली विशेषज्ञ भी होंगे। अगर यहाँ किसी की उपहास या अपमान के कारण हत्या कर दी जाती तो बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं होता। माफ कीजिए महोदय, लेकिन हमारे होटल में अब केवल सबसे बड़ा सुएट ही बचा है। तांगसान एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर शियाओबू और लुओ हाओ के बारे में सोचते हुए उसने आखिरकार दांत पीसकर अपने बटुए में गड़बड़ी करने का फैसला किया। तो मैं वही ले लूंगा। अध्याय 19 संघर्ष। एक पल रुके, वह कमरा मेरा होना चाहिए, है ना? सफेद चोगा पहने, सुनहरे बालों और दोहरी पुतलियों वाला, लंबा और प्रभावशाली दिखने वाला एक व्यक्ति प्रवेश द्वार से अंदर आया और उसने घमंड से जुड़वा बच्चों को गले लगा लिया। नवगंतुक को देखकर तांगसान मन ही मन चिंतित हो गया। यह दूसरा व्यक्ति लंबा और प्रभावशाली था। तांगसान जानता था कि वह बहुत बुरा नहीं था, केवल 17 या 18 वर्ष का था, फिर भी उसकी आध्यात्मिक शक्ति उसकी अपनी शक्ति की तुलना में अतुलनीय प्रतीत होती थी। आप यहाँ नए हैं, है ना? क्या आपको नहीं पता कि यह कमरा हमेशा से मेरे लिए आरक्षित रहा है? यंग मास्टर दाई अपने मैनेजर को बुलाए। वेटर, जो तांगसान को चाबियां देने ही वाला था, तभी दाई मुबाई ने आकर उसे रोक दिया। वह तांगसान और दाई मुबाई को बारी बारी से देखने लगा, असमंजस में था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। अब युवा मालिक दाई की बातें सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे उसे माफी मिल गई हो। हिम्मत जुटाकर वह पलक झपकते ही अंदर भाग गया। क्या आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही दखलंदाजी कर रहे हैं? ये देखकर तांगसान ने आगे बढ़कर बोलने का फैसला किया। स्थिति स्पष्ट रूप से गलत थी और अगर उसने अभी नहीं बोला तो शायद उसे दोबारा। इसके अलावा हालांकि दाई मुबाई शक्तिशाली था, उसने तांगसान पर उस तरह का अत्यधिक दबाव नहीं डाला। तांगसान को विश्वास था कि अपने पिछले जन्म के रहस्यमय स्वर्ग खजाने के अभिलेख में उल्लिखित विभिन्न गुप्त तकनीकों की मदद से वह कुछ हद तक उसका मुकाबला कर। क्या बच्चे, तुम्हें यकीन नहीं हुआ? ये सुनकर दाई मुबाई तुरंत नाराज हो गया। आज आखिरकार उसे 2 बेहतरीन जुड़वा बहनें मिल गई थी और वह उनके साथ जुड़वा बहनों के बीच के अंतरों को अच्छी तरह से समझने के लिए रोज होटल आने की योजना बना रहा। अब उसका सामना सचमुच एक उग्र स्वभाव वाले युवक से हो गया था। उसका अच्छा समय बर्बाद हो गया था, इसलिए उसका मूड खराब हो गया और उसकी आवाज तुरंत ठंडी पड़ गई। होटल के कमरे पहले आओ, पहले पाव के आधार पर मिलते हैं। आपने पहले से बुकिंग नहीं कराई थी, फिर भी अब आप जबरदस्ती कमरा हथियाने आए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही दबंगई कर रहे? हे सुतो शहर में कौन नहीं जानता कि इस रोज होटल का आखिरी कमरा हमेशा मेरे लिए आरक्षित रहता है। और चूंकि मैं देख सकता हूं कि आप भी एक स्पिरिट मास्टर हैं, अगर आपको यकीन नहीं है तो आइए स्पिरिट मास्टर के तरीकों का उपयोग करके इसे। छोटे मास्टर दाई की बातें सुनकर उनके बगल में बैठे जुड़वा बच्चे खिलखिला उठे, उन पर जरा भी चिंता नहीं दिखी। उन्होंने आज्ञाकारी होकर छोटे मास्टर दाई का हाथ छोड़ दिया और उनके लिए जगह बनने के लिए गए। ये देखकर तांगसान ने असंतोष जताते हुए भौहें सिकोड़ ली। हालांकि वह ये भी जानता था कि फिलहाल यह मामला शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त नहीं होगा, इसलिए उसने तुरंत एक मुद्रा बनाई और युद्ध के लिए तैयार हो गया। युवा स्वामी दाई, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं। एक अधेड़ उम्र का आदमी वेटर के साथ पीछे से तेजी से आया। लॉबी में पहुंचते ही उसने दाई मुबाई और तांगसान को लड़ते हुए देखा और तुरंत घबरा। मैनेजर वांग, आप लोग व्यापार करने में दिन ब दिन और भी माहिर होते जा रहे हैं, है? देर से आने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखकर दाई मुबाई ने बोलने से पहले उसे असंतुष्ट निगाह। युवा स्वामी दाई, ये लड़का यहाँ 2 दिन पहले ही आया है और नियमों को नहीं समझता। इस बार इसे जाने दीजिए, मैं इसे आपके लिए तुरंत एक कमरा खुलवा दूंगा। उसने माफी के भाव से भरे चेहरे के साथ तांगसान की ओर सिर घुमाया। क्षमा कीजिए इस अतिथि, ये कमरा यंग मास्टर दाई द्वारा बुक किया गया था, कृपया कोई अन्य। अगर सिर्फ तांगसान अकेला होता तो बात अलग होती, लेकिन लुओ हाओ और शियाओबू दोनों यहीं ठहरे हुए थे। अगर उस अकेले आदमी और औरत के बीच कुछ हो जाता तो वह बिना आंसू बहाए ही रोता रह जाता।
हालांकि उसे अभी तक शियाओवू के प्रति अपनी लालसा का स्पष्ट एहसास नहीं हुआ था, लेकिन शियाओवू के बड़े भाई और खुद को उसका परिवार मानने वाले व्यक्ति के रूप में तानसान स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता था कि लुओ हाओ और शियाओवू एक दूसरे के करीब आते रहे, जबकि वह हस्तक्षेप करने में पूरी तरह असमर्थ। क्या ऐसा हो सकता है कि आपको लगता हो कि मैं जवान हूं इसलिए मुझे धमकाना आसान है? आज मैं बिल्कुल भी नहीं। तानसान की आंखें ठंडी पड़ गई और उसने सख्ती। बहुत बढ़िया। मेरा मूल उद्देश्य आपके कौशल का परीक्षण करना था, और अब जब आप लड़ना चाहते हैं तो यह मेरे लिए बिल्कुल उपयुक्त। दाईमुबाई ने तानसान को देखा, जिसका पूरा शरीर आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव से जगमगा रहा था। उसका मूड, जो उसके अच्छे समय में बाधा आने के कारण कुछ हद तक खराब था, तुरंत बारूद से भरी लॉबी को देखते हुए मैनेजर वांग ने दाईमुबाई की ओर विनती भरे भाव से, यंग मास्टर दाई, बकवास बंद करो, आज जो भी नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी में। दाईमुबाई के चेहरे पर असंतोष के भाव थे और उनकी आंखों में एक तीखी चमक दिखी। चूंकि तुम युवा हो इसलिए मैं तुम्हें पहले हमला करने दूंगा। ये देखकर तानसान तुरंत शांत हो गया और बिना अहंकार या अधीरता दिखाए अपनी आत्मा को। तानसान, आत्मा ब्लू सिल्वर ग्रास, लेवल 29 स्पिरिट ग्रैंड मास्टर, कृपया सलाह दे। तानसान के हाथों से निर्मल हरी रोशनी निकली और धतूरा सांप की तरह लिपटी हुई नीली चांदी की घास की डंठलें उभरी, जिन पर गहरे हरे पत्ते और कांटे लगे हुए थे। ब्लू सिल्वर ग्रास। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ब्लू सिल्वर ग्रास की इतनी खेती की। तानसान की आत्मा को देखकर दाईमुबाई तुरंत आश्चर्यचकित हो गया। हालांकि वह जानता था कि इस समय सुतोर शहर में आमतौर पर कुछ राक्षस आते हैं, लेकिन उसने तानसान जैसी किसी विचित्र चीज के आने की बिल्कुल भी उम्मीद। प्रथम आत्मा क्षमता बंद। तानसान को दाईमुबाई के अचंभित चेहरे को देखकर आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि पिछले 6 वर्षों में उसने ऐसे चेहरे कई बार देखे थे। इसके विपरीत मानसिक रूप से तैयार होकर उसने इस अवसर का लाभ उठाते हुए निर्णय। सफेद बाग बाढ़। विशालकाय श्वेत बाग मार्शल सोल खड़ा हो गया और दाईमुबाई के पैरों के नीचे से 3 आत्मा के छल्ले पीले, पीले और बैंगनी उठे। अपनी पहली आध्यात्मिक क्षमता और आध्यात्मिक शरीर पर अधिकार के प्रभाव में दाईमुबाई का पहले से ही लंबा कद पल भर में और भी लंबा। दाईमुबाई के पैरों के नीचे से आत्मा के घेरे को उठते देख तानसान की आंखें सिकुड़ गईं। 1000 साल पुराने आत्मा के घेरे ने, जिससे उसने कभी लड़ाई नहीं की थी, उस पर तुरंत अत्यधिक दबाव। ये सब पलक झपकते ही हो गया। हालांकि तानसान ने दाईमुबाई को अचानक चौंकाने की तैयारी कर रखी थी, लेकिन दाईमुबाई, जो स्पिरिट फाइटिंग एरिना में अक्सर आने वाले एक स्पिरिटेड थे, अपने साथियों के बीच युद्ध का भरपूर अनुभव रखते थे, तो भला वे इस छोटी सी चाल से कैसे मूर्ख बन सकते। तानसान द्वारा हमला शुरू करते ही उसने तुरंत प्रतिक्रिया। इस समय नीली चांदी की घास के कांटों के एक बड़े गुच्छे में लिपटा हुआ उसकी पहली आध्यात्मिक क्षमता द्वारा लाई गई आक्रमण, रक्षा और शक्ति में 50% की वृद्धि, साथ ही उसकी मुक्त आध्यात्मिक शक्ति द्वारा निर्मित एक ढाल ने तानसान के नीली चांदी के घास को पूरी तरह से रोक दिया। दाईमुबाई को प्रतिबंधित देखकर तानसान की आंखों में एक बैंगनी रोशनी चमक उठी और वह घोस्ट शैडो परप्लेक्सिंग ट्रैक का उपयोग करते हुए दाईमुबाई घोस्ट शैडो परप्लेक्सिंग ट्रैक के टिमटिमाते कदमों की आहट पल भर में दाईमुबाई के ठीक बगल में उसकी नाक के नीचे आकर रुक गई और मिस्टीरियस जेड हैंड के प्रभाव में उसके हाथ पत्थर में बदल गए और दाईमुबाई के बगल में प्रहार किया। गर्जन। वहां एक जोरदार बाघ की दहाड़ गूंज उठी। दाईमुबाई ने अपने पूरे शरीर पर बल लगाया और पलक झपकते ही अपने ऊपर लिपटी नीली चांदी की घास को तोड़ दिया। अपने सामने आ चुके और असंभव से बचने वाले हमले को देखकर उसने अपने शरीर को आधा मोड़ा और अपनी शक्तिशाली दाहिनी मुट्ठी सीधे तानसान के हाथों की ओर बढ़ा दी। टकराना। एक धीमी सी आवाज के साथ तानसान और दाईमुबाई दोनों 3 कदम पीछे हट गए और दोनों पक्ष आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। अगर आप मुझसे एक मुक्का झेल सकते हैं तो आप मेरे प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य हैं। तानसान को देखकर, जिसने जल्दबाजी में उसे मुक्केबाजी की थी लेकिन पीछे नहीं हटा था, दाईमुबाई ने हल्की प्रशंसा के साथ बात की। वैसे ही। अध्याय 20, तानसान बनाम दाईमुबाई। तानसान ने अपने हाथों में हो रहे तीव्र दर्द को सहन किया। उसका चेहरा ठंडा और सतर्क था क्योंकि वह दाईमुबाई को देख रहा था। कितना ताकतवर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अपने रहस्यमयी जेड हाथ का इस्तेमाल करने के बाद भी मैं उसके सामने मुश्किल से ही टिक पाऊंगी। तानसान के हाथ, जो उसके सामने सफेद जेड की तरह दिख रहे थे, सतह पर तो अक्षुण्ण प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वह जानता था कि उनमें उमड़ता दर्द ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे पत्थर की तरह चटक रहे हों। दाईमुबाई की तबीयत भी ठीक नहीं थी और वह बेहद हैरान थे। साफ तौर पर मेरी ताकत ज्यादा है, तो फिर यह मुकाबला बराबरी पर क्यों खत्म हुआ? इसके अलावा जब हमारे हाथ टकराए तो ऐसा लगा जैसे किसी कठोर चट्टान पर मुक्का मारा हो। ताकत, मनोबल और हर मामले में बेहतर होने के बावजूद मुझे लगा कि उस मुकाबले में मुझे थोड़ा नुकसान हुआ। इससे दाईमुबाई, जिसका सुतोर शहर में हमेशा से ही सुखद जीवन रहा था, सदमे और गुस्से दोनों से भर गया। सफेद बाघ प्रकाश तरंग। दाईमुबाई के मुख से प्रकाश की एक सफेद किरण निकली। आध्यात्मिक शक्ति के अत्यधिक संघनित गोले से निर्मित यह हमला एक आध्यात्मिक गुरु के लिए काफी शक्तिशाली माना जाता था और आसानी से दीवारों को भेद सकता था। इस बार दाईमुबाई ने पहले की तरह चेतावनी नहीं दी। साम्राज्य के राजकुमार होने के नाते उनका भी अपना सम्मान था। वह तानसान की असली ताकत का परीक्षण करना चाहता था। तानसान की आंखें सिकुड़ गईं। अपनी हल्की बैंगनी आंखों से तेजी से पास आ रही व्हाइट टाइगर लाइट वेव को देखते हुए उसने घोस्ट शैडो परप्लेक्सिंग ट्रैक को सक्रिय किया। उसका शरीर एक प्रेत की तरह गतिमान हुआ, बाएं और दाएं मुड़ता हुआ, फिर एक कदम बढ़ाकर हमले से बच गया। दूसरी आत्मा क्षमता, परजीवी।
दाईमुबाई तुरंत ही नीली चांदी की घास से लिपट गया जो जहरीले सांपों की तरह कुंडली मार रही थी। पहले हमले के दौरान भूतलता की आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करने से प्राप्त क्षमता से बचे बीज तामसान की आत्मा क्षमता की सक्रिय होने पर तुरंत अंकुरित हो गए। तामसान को तेजी से पास आते देख दाईमुबाई के चेहरे के भाव बदल गए, वैसे भी उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी। अब तामसान ने घोस्ट शैडो परप्लेक्सिंग ट्रैक का पूरी शक्ति से उपयोग करते हुए पलक झपकते ही वहां पहुंच गया। श्वेतबाग वज्र रूपांतरण। 1000 साल पुराने वज्रबाग से प्राप्त दाईमुबाई की तीसरी आध्यात्मिक क्षमता सक्रिय होने पर उसके सभी गुणों को 100% तक बढ़ा देती है और आधे घंटे तक बनी रहती है। अपने सामने अचानक बैंगनी रंग का आध्यात्मिक छल्ला चमकता देख तामसान का चेहरा एकदम बदल गया। इससे पहले कि वो कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, नीली चांदी की घास से लिपटा हुआ दाईमुबाई अचानक शक्ति से भर उठा। एक शक्तिशाली झटके ने दाईमुबाई के चारों ओर लिपटी नीली चांदी की घास को आसानी से चीर डाला और नीली चांदी की घास के टूटे हुए टुकड़े दूर तक जा गिरे, जमीन से टकराए और धीरे धीरे विलीन हो गए। तामसान ने अपने हाथों को सफेद जैद पत्थर में बदल लिया था ताकि वह अपने सामने के हिस्से की रक्षा कर सके। उसके पैरों के पास नीली चांदी की घास के कई टुकड़े गिरते हुए दिखाई दे रहे थे जो धीरे धीरे मुरझा रहे थे। तुम बुरे नहीं हो, ये लड़ाई तुम्हारी जीत मानी जाएगी। अपनी तीसरी आध्यात्मिक क्षमता के बढ़ने से पहले से ही हटे कट्टे दाईमुबाई का शरीर और भी अधिक फैल गया। उनके माथे पर राजा का चिन्ह दिखाई देने लगा और उनका शरीर बाघ जैसा दिखने लगा। दाईमुबाई ने तामसान को एक अजीब से भाव से देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक 37वें स्तर के आध्यात्मिक गुरु को एक 29वें स्तर के आध्यात्मिक गुरु द्वारा अपनी तीसरी आध्यात्मिक क्षमता का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तामसान ने कुछ सतर्कता के साथ दाईमुबाई को देखा। वह पूरी तरह से यह समझने में असमर्थ था कि दूसरा पक्ष क्या करने जा रहा है। अपनी बाहों में टूटा हुआ सा दर्द महसूस करते हुए उसने अपने दांत भींच लिए और मन ही मन किसी भी क्षण युद्ध के लिए खुद को तैयार कर लिया। अभी कुछ ही क्षण पहले हालांकि तामसान ने महत्वपूर्ण क्षण में रक्षात्मक कदम उठाया था, लेकिन वह घोस्ट शैडो परप्लेक्सिंग ट्रैक के कारण बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और दाईमुबाई के बहुत करीब आ गया था। दाईमुबाई की तीसरी आध्यात्मिक क्षमता के विस्फोट के दौरान भले ही तामसान ने अपने हाथों से अपना चेहरा बचाया था और अपनी बाहों से अपनी छाती को ढाल बनाया था, फिर भी उसे आध्यात्मिक शक्ति के अचानक विस्फोट से अपनी छाती में जकड़न महसूस हुई और दूर से फेंकी गई नीले चांदी के घास के टुकड़ों से उसकी बाहों पर चोट के निशान पड़ गए। सौभाग्य से ब्लू सिल्वर ग्रास एक ऐसी आत्मा थी जिसे उसके स्वामी ने ही मुक्त किया था, अन्यथा विकसित ब्लू सिल्वर ग्रास द्वारा ले जाया जाने वाला शक्तिशाली विषय एक साधारण स्पिरिट ग्रैंडमास्टर के लिए मुश्किल खड़ी करने के लिए पर्याप्त होता। आपको इतना सतर्क रहने की जरूरत नहीं है। स्पिरिट ग्रैंडमास्टर स्तर पर रहते हुए भी मेरी तीसरी स्पिरिट एबिलिटी को बाहर निकालने में सक्षम होना इस लड़ाई को पहले से ही आपकी जीत माना जा सकता है। दाईमुबाई की क्रूर आंखों में बेबसी की एक झलक दिखाई दी। चूंकि भविष्य में वे संभवतः एक ही अकादमी में सहपाठी होंगे, इसलिए दाईमुबाई उनके रिश्ते को इतना असहज नहीं बनाना चाहता था। यह महज एक कमरा था। सुतुओ शहर के मशहूर रंगीन मिजाज व्यक्ति के रूप में दाईमुबाई के पास रहने के लिए और भी बहुत सी जगहें थी। मैं ये कमरा आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आशा है कि हम भविष्य में फिर मिलेंगे। दाईमुबाई ने हाथ हिलाया, मुड़ा और चला गया। रास्ते में उसने उन जुड़वा बहनों को गले लगाया जो युद्ध समाप्त होने के बाद एक बार फिर उससे लिपट गई थी, ठीक वैसे ही जैसे कोई पक्षी अपने साथी पर निर्भर होता है। युवा मास्टर दाई, आप अभी अभी बहुत अद्भुत थे। जब वह बैंगनी आत्मा की अंगूठी चमकी तो मैं पूरी तरह से दंग रह गया। बिल्कुल बिल्कुल। लड़ाई खत्म होती देख मैनेजर वान, जो काफी पीछे छिपा हुआ था, जल्दी से दौड़कर वहां पहुंचा। छोटे भाई, चूंकि तुम और यंग मास्टर दाई पहले ही एक समझौते पर पहुंच चुके हो, तो वह रेड ओशन कमरा तुम्हारा है। हालांकि तामसान थोड़ा अस्त-व्यस्त और स्पष्ट रूप से अस्वस्थ दिख रहा था, लेकिन मैनेजर वान ने जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से उसके पास जाकर झुककर और चापलूसी करते हुए उसका अभिवादन किया। आपको ये जानना ही होगा कि यह वह व्यक्ति था जिसे यंग मास्टर दाई ने पहचाना था, यहाँ तक कि उन्होंने उसके लिए अपना कमरा भी छोड़ दिया था। क्या ये काफी नहीं है? ये सर्वविदित था कि सुतुओ शहर में प्रसिद्ध प्रतिभाशाली आत्मा गुरु रहते थे। दाईमुबाई केवल महिलाओं के लिए ही रियायतें देते थे और अन्यथा केवल उन अन्य स्पिरिट मास्टर्स के लिए जिन्हें वे साथी प्रतिभा के रूप में पहचानते थे। ये स्पष्ट रूप से एक सिद्ध प्रतिभावान स्पिरिट मास्टर था। अगर उसने अभी जल्दी से उसका अभिवादन करके अपनी छाप नहीं छोड़ी, तो जब तक दूसरा पक्ष सफल होता तब तक शायद उसे ये भी याद नहीं रहता कि रोज होटल किस कोने में स्थित है। इसके अलावा चूंकि यहाँ का शुरुआती अनुभव खराब रहा था, अगर उसने अब इसकी भरपाई नहीं की तो भविष्य में उसका एक भी शब्द उसके होटल के संचालन को संभव बना सकता है। तामसान ने मैनेजर वान की चापलूसी पर कोई प्रतिक्रिया न दिखाते हुए ठंडेपन से चाबी ले ली। इस होटल में पहले उनके साथ हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार के संबंध में यद्यपि तामसान जानता था कि दूसरा पक्ष पूरी तरह से दोषी नहीं था, फिर भी वह उसे नापसंद करता था। तामसान की इस प्रतिक्रिया को देखकर मैनेजर वान असहाय होकर उसे जाते हुए देखते रहे और प्रार्थना करते रहे कि दूसरी पार्टी पिछली चूक को बुरा न माने। अन्यथा एक साधारण व्यक्ति होने के नाते वे एक स्पिरिट मास्टर की क्रोध का सामना नहीं कर सकते थे। शाओवू, चलो अंदर चलते हैं। रोज होटल की ऊपरी मंजिल के गलियारे में खड़े लुओ हाउ, जो लॉबी में लड़ाई देख रहे थे, ने अपनी बाहें मोड़ी और लड़ाई समाप्त होने के बाद तामसान को ऊपर आते हुए देखा।
शाओगू ने लॉबी में तानसान को एक अजीब से भाव से देखा। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तानसान, जिसे उसने नोर्डिंग अकादमी में आसानी से हरा दिया था, इतनी शक्तिशाली होगी। बड़े भाई, चलो जल्दी चलते हैं। तानसान को आते देख